क्रिस्टल डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस। ओके, डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, डेफिनेशन लिखा ही है बट डेफिनेटली आपको मीनिंग पता होना चाहिए, सो दैट कि अगर आपको मीनिंग आ गया ना तो आप उसको ओन वर्ड में लिख सकते हो। दैट अगर हम लोग बोलते हैं कोई एक परफेक्ट क्रिस्टल है, तो परफेक्ट क्रिस्टल में ना जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका स्पेसिफिक प्लेस होता है, स्पेसिफिक प्लेस होता है। तो अगर उस परफेक्ट क्रिस्टल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका प्लेस उनके एग्जैक्ट प्लेस पर ना होके कहीं और रहता है ना, तो उसको हम कहते हैं डिफेक्ट। मतलब क्या हुआ, जब हमने डेफिनेशन एक बार रीड करेंगे। द इरेगुलरिटीज और डिसऑर्डर इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड क्रिस्टल आर कॉल्ड डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। देख लीजिए कि इसका मीनिंग क्या हुआ। एकदम सिंपल वे में अगर मुझे इसको शो करना हो, मैं कैसे दिखाऊंगा, देखेंगे कि सपोज हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास कोई एक क्रिस्टल था जहाँ पे ना हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। अभी समझ लीजिए मैं एक सिंपल बॉक्स ही दिखा रहा हूँ, वापस क्यूब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो उसके पास इस क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट देखो ऐसे थे कि यहाँ पे प्लस था, देन माइनस था, देन प्लस, देन माइनस एंड सो ऑन। अब सपोज यहाँ पे बाय मिस्टेक गड़बड़ क्या हो गया कि एक कोई तो भी उसका आयन था ना वो वहां से मिसप्लेस हो गया। मतलब क्या कि पॉजिटिव वाला वहां पर से गायब हो गया। एज यू कैन सी पॉजिटिव वाला गायब हो गया उसके पोजीशन से। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आयंस है वो अपने पोजीशन पे न रह के, अपने पोजीशन पे न रह के कहीं और अगर बीच में घुस गए। सपोज मैं दिखा देता हूं कि पॉजिटिव वाला यहां पे आ गया ऐसा, तो इसको ही आप बोलोगे योर क्रिस्टल डिफेक्ट। एज यू कैन सी कि गड़बड़ क्या हुआ यहाँ पे। तो ये इस पॉइंट का मीनिंग होता है कि वहां पे ना इरेगुलरिटी और डिसऑर्डर है। मतलब कि कॉन्स्टेंट जो पार्टिकल्स है ना उनके अरेंजमेंट में वो अपने पोजीशन पे न रह के या तो गायब हो गए या तो कहीं और चले गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। आई होप आपको वर्ड का मीनिंग क्लियर हुआ रहेगा। नाउ अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसके कॉजेस क्या होते हैं। कॉजेस कि डिफेक्ट्स कहाँ से आते हैं। तो देखिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल्स में थोड़ा करते थे कि जब भी हम लोग को कुछ कंपाउंड प्रिपरेशन करना रहता है, हम लोग क्या करते हैं, एक केमिकल लेंगे ए, दूसरा केमिकल लेंगे बी, दोनों को मिक्स करेंगे, डेफिनेटली हम लोग कुछ मिलेगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब देखेंगे कि जितना हम लोग जब ज़्यादा रिएक्शंस की बात करते हैं ना केमिस्ट्री में, तो मेजोरिटी ऑफ रिएक्शंस है ना वो होते हैं लिक्विड स्टेट में। मेजोरिटी ऑफ रिएक्शंस आपके होते हैं लिक्विड स्टेट में, बट हमें तो अभी वो कंपाउंड को सॉलिडिफाई करना है। तो जब लिक्विड से सॉलिड फॉर्मेशन हमको बनाना है, सॉलिड फॉर्म करना है, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब ये प्रोसेस जो है ना ये वेरी क्रूशियल प्रोसेस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी आपको लिक्विड से बनाना है सॉलिड, तब वो क्या माइंड में रखना रहता है कि वो प्रोसेस ना वेरी स्लोली होना चाहिए। एकदम स्लोली आपको ना वो लिक्विड जो है ना उसको कूल करते जाना है, सो दैट कि वो सॉलिडिफाई हो एंड क्रिस्टल फॉर्मेशन हो। इफ दिस फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मीन्स क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, अगर वहां पे हम लोग ने घाई किया, अब मोस्टली हमें घाई रहता है ये कि अगर वो बोलेंगे अगर स्लोली उसको क्रिस्टलाइज करोगे तो उसको आधा घंटा लग जाएगा, इतना टाइम तो हमारे पास रहता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट कूलिंग करते हैं, मतलब फैन का स्पीड बढ़ा देते हैं, उसको फटाफट हीट करना स्टार्ट, मतलब उसको फटाफट ना उसको ठंडा करना शुरू कर देते हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो एक्चुअल क्रिस्टल के फॉर्मेशन होने चाहिए थे ना उसमें गड़बड़ आ जाती है, और यही उसका मेन रीजन होता है कि हमारे पास ना क्रिस्टल में डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो कॉजेस में आप लोग बोल सकते हो, डायरेक्टली यू कैन राइट दिस पॉइंट दैट फास्ट क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, कि जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को एकदम स्लोली होना चाहिए था उसको हम लोगने एकदम फटाक से कर लिया। और क्या उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस कॉज की? सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सडन चेंज इन द टेम्परेचर, कि अरे हाँ हम लोग ने जब रिएक्शन कर रहे थे हम लोग उसको हीट कर रहे थे, अब हीट कर रहे मतलब अपने टेम्परेचर उसको 80 90 100 100 डिग्री तक आप लोगों ने उसको हीट किया था, डिग्री सेल्सियस। अब आपको उसको कूल करना है, तो कूल करने के लिए आपने फटाक से क्या किया, उसको आपने वो आइस बाथ होता है उसमें फटाक से रख दिया, तो देखोगे आपने टेम्परेचर को सडनली ड्रॉप कर दिया, जो कि रॉन्ग प्रोसेस था। टेम्परेचर स्लोली कूल होना चाहिए था, 80 70 60 50 ऐसा। तो जब हम लोग सडन चेंज, मैं यहां पे लिख देता हूं, सडन चेंज इन टेम्परेचर
कि आपने सडनली वहाँ पे अपने टेम्परेचर को ड्रॉप कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमें थोड़ा सा घाई था, हमें जल्दी जल्दी प्रोसेस करना था। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस जो आपके क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है ना, उसमें आपके डिफेक्ट्स आ जाते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। तो आई होप आपको कॉजेस क्लियर हुआ रहेगा। नो डाउट बोर्ड्स में ना ये सिर्फ और सिर्फ आपको ना एमसीक्यू पॉइंट में ही आता है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द डिफेक्ट इन द क्रिस्टल, क्या हो सकता है जिससे आपको डिफेक्ट आया होगा। तो आपको माइंड में रखना है कि यही सबसे मेन उसका पॉइंट होता है। अभी आपको इसमें एक पॉइंट और माइंड में रखना रहता है। पॉइंट क्या आपको माइंड में रखना रहता है कि अगर हम कभी भी बात करेंगे, कोई भी आप एक क्रिस्टल ले लो, कोई भी सॉलिड क्रिस्टल, तो 100% प्योर आपको कभी नहीं मिल सकता, नेवर पॉसिबल। वाई? बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, ये हमने देखो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको थोड़ा बेसिक क्लियर करवाया था कि सॉलिड्स के केस में ना जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें होता है थर्मल वाइब्रेशन, कि अपने पोजीशन पे ना वो वाइब्रेट करते रहते हैं। और वाइब्रेशन क्यों होता है? क्योंकि हमें मालूम है सराउंडिंग में कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर रहेगा ही रहेगा। अब टेम्परेचर है मतलब वो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसके लिए तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो मीन्स व्हाट कि आप कोई भी टेम्परेचर लेके जाओगे ना, वो कांस्टेंट पार्टिकल्स में वाइब्रेशन तो होगा ही होगा। एंड ड्यू टू दिस वाइब्रेशन जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो अपने पोजीशन पर रुकते नहीं हैं, वो इधर उधर से हिलते रहते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि वहाँ पे डिफेक्ट आपका 100% आता ही है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि 100% प्योर क्रिस्टल पॉसिबल नहीं है। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप टेम्परेचर को पूरा ड्रॉप कर दो, सो दैट कि वहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल्स का वाइब्रेशन हो ही ना। और वो सिर्फ एक ही टेम्परेचर पॉसिबल है, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पे मैं ऐसा नोट करके लिख सकता हूं, नोट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब बहुत लोग कुछ सोच रहे होंगे कि एब्सोल्यूट जीरो होता क्या है। तो एब्सोल्यूट जीरो होता है जीरो केल्विन टेम्परेचर, जीरो केल्विन। आई होप आपको केल्विन और डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन पता होगा कि हम लोग को पता है कि अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन बनाना होता है तो उसमें 273.15 ऐड करते थे। तो अगर मैं जीरो केल्विन बोल रहा हूँ मतलब क्या है कि वहाँ पे टेम्परेचर आपका होगा -273.15। एंड हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मैं आपको रिकलेक्ट करा दो स्टूडेंट्स कि जीरो केल्विन टेम्परेचर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एक कॉन्सेप्ट है। रियलिटी में आप उस टेम्परेचर को रीच कर ही नहीं सकते हो। एंड दैट इज वाई हम बोल रहे हैं ना कि एकदम परफेक्ट क्रिस्टल होता ही नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेचर आप ला ही नहीं सकते हो, इम्पॉसिबल थिंग है। सो दैट इज वाई एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ओनली प्योर क्रिस्टल एग्जिस्ट। सिर्फ इसी टेम्परेचर पे आपको वो प्योर क्रिस्टल मिल सकता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, आपको डिफेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। नाउ अब ये इतना पार्ट क्लियर हो गया आपका बेसिक। अब आते हैं सबसे मेन, दैट इज द टाइप्स की बात कर ले रहे हैं। ध्यान देना है कि हमारे पास ना डिफेक्ट्स ना मेन 3 टाइप के होते हैं। कौन से मेन 3 टाइप के होते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट जिसको आप बोलते हो पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट मीनिंग मैं सबको आपको बताते जाऊंगा। सेकेंड जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन डिफेक्ट, एंड द थर्ड वन जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट। अब जरा देखिए यहाँ पे कि पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है, एक मिनट जरा मुझे कंफर्म कर लें तो आपको नीचे का दिख रहा है, हाँ यस दिख रहा है। तो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है। पॉइंट डिफेक्ट मीन्स जब हम बात कर रहे हैं कि उस क्रिस्टल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग ने पॉइंट्स कंसिडर किया हुआ है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना उनमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, मतलब क्या कि या तो वो अपने पोजीशन पे नहीं है, या तो वो अपने जगह से गायब हो गए, या तो उनके प्लेस पे कोई और आ गया है। ऐसा कि जब उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में गड़बड़ हो रहा है ना तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। तो वी कैन राइट रिलेटेड टू constituent particles, constituent particles। आई होप बहुत इजी पार्ट आपको क्या रहेगा, नो डाउट इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आई मीन इन्हीं 3 में से आपको
एक ही को पूरा डिटेल में पढ़ना है। सेकंड होता है लाइन डिफेक्ट। अब लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? लाइन डिफेक्ट मतलब लाइन मतलब एज लेंथ, कि जब हम बात करें कोई एक हमारे पास क्रिस्टल है तो उस क्रिस्टल के जब एज लेंथ में कुछ गड़बड़ होती है ना, मतलब ये लेंथ में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हमने बोला एक परफेक्ट क्यूब हम लोग हर बार इमेजिन करते हैं, तो अगर इसके इस लेंथ में गड़बड़ होगी कि यहाँ किसी जगह पे छोटा हो गया, किसी जगह पे वो बड़ा हो गया, किसी जगह पे वो एकदम स्ट्रेट लाइन ना होकर ऐसा कर्व्ड हो गया वेवी, तो उसको आप बोलोगे लाइन डिफेक्ट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन डिफेक्ट में क्या रहेगा? रिलेटेड टू एज लेंथ, एज लेंथ, कि अगर एज लेंथ में कुछ गड़बड़ हो गया तो आप उसको बोलोगे लाइन डिफेक्ट। थर्ड वन इज प्लेन डिफेक्ट। अब प्लेन क्या होगा? बहुत इजी आपका माइंड में क्लिक हो रहा होगा। प्लेन डिफेक्ट समथिंग रिलेटेड टू व्हाट? वो उसके फेस से रिलेटेड होगा। हम लोग जब क्यूब की बात करते हैं ना, तो उसका जो प्लेन होता है ना, फेस, तो उसकी बात करेंगे हम लोग, वो होता है उसका प्लेन डिफेक्ट। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे रिलेटेड टू फेसेस। मतलब क्या? सिंपल है, आपको वापस एक क्यूब इमेजिन करना है। सेम थिंग आप फटाफट यहाँ पे देख लो, आपको समझ जाएगा कि अगर हम लोग ने इमेजिन किया हमारे पास एक क्यूब है। अब देखो ये क्यूब के, आपको मालूम है आपके पास टोटल कितने फेस होते हैं? चलो फटाफट बता दो। टोटल होते हैं 6 फेसेस, राइट है? देख लो कौन से 6 फेस। ये हुआ एक टॉप फेस, ये हो गया एक बॉटम फेस। तो लाइकवाइज लेफ्ट भी होगा, राइट भी होगा, लेफ्ट भी होगा, फ्रंट भी होगा, बैक भी होगा। ऐसे टोटल हमारे पास 6 फेस होते हैं। अब इस फेस में, मतलब उस प्लेन की बात करें हम लोग ना, तो अगर उस फेस में कुछ गड़बड़ हो जाता है, कि फेस बोल रहे हैं हम लोग, तो एक परफेक्ट बॉक्स है ना, क्यूब एक डब्बा समझो इमेजिन, तो ऐसा पूरा स्ट्रेट परफेक्ट होना चाहिए। अब अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, मतलब ऐसा कुछ बेंड हो गया वो, या उसमें कुछ तो भी गड़बड़ी आ गई, तो उसको आप बोलोगे क्या? प्लेन डिफेक्ट। जब उसमें गड़बड़ होगी तो वो रिलेटेड रहता है उसके फेस पे। क्लियर है आपको? नो अभी इफ अगर नहीं भी क्लियर तो नेवर माइंड, आपको सिर्फ उस पॉइंट को माइंड में रखना है। क्यों? क्योंकि आपको उससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ है ही नहीं इस टॉपिक में, आपको सिर्फ वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए था। और नो डाउट ये भी आपको स्टेट बोर्ड में इतना नहीं पूछाता है, बिकॉज इन दिस स्टेट बोर्ड आप लोग को ओनली एंड ओनली पॉइंट डिफेक्ट को ही पढ़ना है। लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, वो है ही नहीं आपको। बट ओनली कि आपको मीनिंग पता हो, क्योंकि नो डाउट हम लोग एंट्रेंस में तो ये आएगा ना, स्टेट बोर्ड में नहीं, बट एंट्रेंस में तो पूछा जाता है। तो आपको सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए कि लाइन डिफेक्ट एज लेंथ से रिलेटेड होगा, प्लेन डिफेक्ट फेस के शेप, मतलब फेस का लेंथ है उससे डिपेंड रहेगा, उससे कुछ रिलेटेड रहेगा। फाइन, इतना बड़ा आपको क्लियर हो गया रहेगा। पढ़ा से देख लेंगे एक बार, क्योंकि इसमें आपको सबसे मेन चीज क्या है? मेन चीज आपके पास डिफेक्ट का डेफिनेशन, कॉज मतलब रीजन क्या है उसका, एंड उसके टाइप्स। तो 3 टाइप ही मेन होते हैं, पढ़ेंगे तो एक को ही पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फाइन, चलेंगे आगे जाएंगे अभी। नाउ अब देखिए सबसे फर्स्ट हम लोगों ने ले लिया है दैट इज द पॉइंट डिफेक्ट्स, क्योंकि हम लोग इसको ही पूरा डिटेल में पढ़ना है। एंड यू कैन सी बहुत ही क्लियर डेफिनेशन लिखा हुआ है जो मैंने एक्सप्लेन जस्ट किया था, दैट इज द इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस्ड इन द अरेंजमेंट ऑफ बेसिस एट लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट मतलब क्या हो गया? कि वो जो आपका क्रिस्टल, आपका जो क्यूब है, जो आपका यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल में जो पॉइंट्स होते हैं ना, जहां पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आते हैं, उसी को आप बोलते हो बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट। मतलब हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में जब कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो जस्ट चेक, द इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस्ड इन द अरेंजमेंट ऑफ बेसिस at lattice points in crystalline solids are called point defects. आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा। अब नो डाउट ये तो एकदम हाई फाई डेफिनेशन हो गया, बट आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो कि आप वहां पे ना अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात कर रहे हो, जब उसमें कुछ गड़बड़ी है, डिसऑर्डर है, तो उसको आप बोलोगे क्या? पॉइंट डिफेक्ट। फाइन, चलिए अब देखेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट को भी ना हम लोग ने फर्दर क्लास में डिवाइड किया हुआ है, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर पॉइंट डिफेक्ट्स को ही आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में। ये बहुत बड़ा पार्ट है, बाकी दो तो पढ़ना ही नहीं है। अब देखेंगे किसे क्लासेस क्या है, मतलब कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इट इज कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड इसको रहेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एंड थर्ड इट इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। बट भूलना नहीं है, ये तीनों के तीनों आपके पॉइंट डिफेक्ट के ही एग्जाम्पल है, पॉइंट डिफेक्ट के एग्जाम्पल है। फाइन, चलेंगे अब देखिए जरा कि अभी हम लोग ना स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके भी हम लोग फर्दर टाइप है ना। तो
अब स्टोइकियोमेट्री, ये वर्ड तो हम लोगों ने ऑलरेडी 11 में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है? स्टोइकियोमेट्री हम लोग बोलते हैं कि जब भी हम लोग किसी केमिकल कंपाउंड की बात करते हैं तो उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का नंबर कितना होता है, उसके मोल्स कितने होते हैं, उसको हम लोग उसका स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। करेक्ट है? ये आपका बेसिक पॉइंट है। तो अभी जरा इसको ही हम लोग जरा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि होता क्या है। देखिए स्टोइकियोमेट्रिक हम लोग डिफेक्ट उसको बोलेंगे, वेट में यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, देख लेंगे। व्हेन इन द पॉइंट डिफेक्ट, बिकॉज भूलना नहीं ये पॉइंट डिफेक्ट का ही एग्जांपल है। इन द पॉइंट डिफेक्ट द स्टोइकियोमेट्री अब अभी नो डाउट वापस से क्वेश्चन आ जाएगा कि सर स्टोइकियोमेट्री का मीनिंग ही तो नहीं पता ना, तो मैं लिख रहा हूं बच्चों, भूलना नहीं है। द स्टोइकियोमेट्री मीन्स क्या? दैट इज द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और अब देखो नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स बोला है ना, तो यहाँ पे अपने पास और एक भी केस आता है, वो भी मैं बता दूंगा। पार्टिकल्स और रेशियो ऑफ, क्योंकि इसका मीनिंग आपको थोड़ा समझना जरूरी है, रेशियो ऑफ कैटायन एंड अनायन remains same then it is called stoichiometric defect. Then it is called stoichiometric defect. ठीक है, अब भूलना नहीं आपको, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है मतलब नो डाउट ये भी आपका पॉइंट डिफेक्ट का ही एग्जांपल है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि डेफिनेशन है वो तो हम वैसे भी रट सकते हैं, बट मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई भी एक डिफेक्ट की बात कर रहे हैं और उस डिफेक्ट में जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, दैट इज फाइन, बट जो स्टोइकियोमेट्री कंपाउंड का, स्टोइकियोमेट्री क्या मतलब कि जो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। या तो अगर मैं बात कर रहा हूँ आयोनिक है, तो याद करो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने बोला हुआ है बहुत 4 टाइप होते हैं ना आपके पास। क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके आयोनिक होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, मॉलिकुलर होते हैं, ऐसा हमारे पास 4 टाइप थे इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे आयोनिक सॉलिड के केस में, तो आयोनिक सॉलिड के केस में जो कैटायन एंड एनायन का रेशियो है वो स्टार्टिंग में भी जितना था और डिफेक्ट की वजह से भी उतना ही है, तो उसको ही आप बोलोगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब क्या कि वहां पे आपका जो स्टोइकियोमेट्री है ना वो वहां पे प्रिजर्व्ड है, वो वहां पे सेम है, स्टोइकियोमेट्री गड़बड़ नहीं हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। राइट है, नो डाउट। अब इससे ज़्यादा इसको हम लोग इतना इसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल में लेना नहीं है, क्योंकि इसका डेफिनेशन है ना वो इतना नहीं पूछा जाता है, बट इसके जो टाइप्स है, टाइप्स तो 100% पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को ज़्यादा फोकस किस पे करना है? हमको ज़्यादा फोकस करना है इसके टाइप पे। राइट, तो पहले आप फटाक से इसको जरा देख लेंगे, इफ ये क्लियर हो गया रहेगा तब हम लोग आगे जाएंगे। राइट, चलिए अब देख लेंगे कि हम लोग ने बात किया ना स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में, तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में एक बार वापस देख लोगे कि इसके आपके पास 4 टाइप होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। तो ये 4 टाइप के आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं। अब 4 टाइप्स कौन से होते हैं, इनको ही तो हमें डिटेल में पढ़ना है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। फर्स्ट उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अब देखिए वर्ड से क्लियर हो जा रहा है आपको, वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब क्या है? खाली प्लेस, खाली जगह कि मतलब जब हम बात करें ऐसा कोई आपके पास डिफेक्ट है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ना अपनी जगह से गायब है, तो अगर वो अपनी जगह से गायब हो गया तो उसके जगह पे देखोगे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, खाली जगह वहाँ पे आ जाएगा ना, तो उसको बोलोगे वैकेंसी डिफेक्ट। जस्ट चेक कर लो, आपको डेफिनेशन क्लियर एकदम लिखा हुआ है। व्हेन अ पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइट इन द क्रिस्टल लैटिस देन इट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। देखेंगे कि अगर मुझे इसको सपोज
एग्जाम्पल वाइज दिखाना हो तो एग्जाम्पल वाइज कैसे दिखाएंगे, आपको सिंपल इमेजिन करना है वापस से, ये आपके पास हो गया एक क्यूब, इमेजिन करो, मैं इसको सिर्फ अभी 2D में दिखा रहा हूँ। ओके, तो हमें पता है कि सपोज अगर इसमें बोला मेरे पास कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, अब फॉर द सिंप्लिसिटी हम लोग यहाँ पे ना ले रहे हैं कि कोई सॉलिड है ना जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके एटम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके एटम्स हैं। तो देखेंगे कि मैं इसे दिखा रहा हूँ, सपोज यहाँ पे ये एक हो गया पार्टिकल, 2 3 4 5 ऐसा, और सबके सब सेम होते हैं, आपको भूलना नहीं है, तो हम लोगों ने एटॉमिक सॉलिड की बात की है। अब देखेंगे कि सपोज यहाँ पे आपको सिर्फ नोट करना है कि क्या आपने डिफरेंस दिखा, क्या आपको कुछ अलग दिख रहा है, कि ये जो प्लेस है ना, देखेंगे यहाँ पे प्लेस पे एक जो पार्टिकल होना चाहिए था वो गायब हो गया है, वो उसके प्लेस से गायब हो गया है, और गायब होके सपोज वो ऐसा आ गया बाहर, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, बाहर यहाँ पे आ गया ऐसा, तो उसके पोजीशन से वो गायब हो गया है, तो वहां पे देखेंगे एक खाली जगह क्रिएट हो गया है, तो इसी को आप लोग लिखते हो यहाँ पे वैकेंसी, एंड दैट इज वाई इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो वैकेंसी डिफेक्ट। राइट है, इजी है कि नहीं। आपको एग्जाम में भी सिर्फ डेफिनेशन और ऐसा शॉर्ट में आपको सिर्फ एक डायग्राम बना के दिखाना होता है। अब भूलना नहीं है कि देखो वो अपने प्लेस से गायब हुआ है बट वो सरफेस पे आ गया है, तो उससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पे कम नहीं हुए ना, जो नंबर पार्टिकल्स टोटल है क्रिस्टल में वो तो अभी भी सेम ही रहने वाला है, क्योंकि सिर्फ अपने प्लेस पे से गायब है, वो उस पूरे के पूरे आपके क्रिस्टल में से निकल के वो भाग नहीं गया है, वो अपने प्लेस से हट गया है और वो बाहर उस यूनिट सेल के आ गया है, इसलिए आप इसको बोलोगे क्या, वैकेंसी डिफेक्ट, बट है ये स्टोइकियोमेट्रिक। क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ना कम हुआ ही नहीं है, वो अपने पोजीशन से गायब है बट वो बाहर तो है ना, गया नहीं कहीं पे। राइट है, अभी देखिए अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर ये हम लोगों ने दिखा दिया वैकेंसी डिफेक्ट, तब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट आता है जो कि तो एंट्रेंस सबसे ज्यादा पूछता भी है कि ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट, ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट क्रिस्टल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्रिस्टल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि आप यू कैन सी कि जब मैंने इसमें से उस पार्टिकल को उसके प्लेस से गायब किया, तो क्रिस्टल का जो आपको दिख रहा है वॉल्यूम है वो तो मैंने कुछ छेड़ नहीं किया उसमें, क्योंकि एज लेंथ तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ ना। अगर एज लेंथ गड़बड़ नहीं हुआ है तो नो डाउट आपका जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही रहेगा। राइट है, तो वी कैन राइट दैट वॉल्यूम रिमेन्स सेम, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम लोग ने एज लेंथ को कुछ किया ही नहीं ना। आपको दिख रहा है जो भी इसका शेप था वो तो एज इट इज अभी भी है मेंटेन, सिर्फ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स गायब हुए उसके प्लेस से। अब नो डाउट कि अगर मैंने कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, आपको मालूम है कि जो मास होता है, मास क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल मतलब मैटर ना वहां पे कितने हैं उससे हम उसको मास को डिफाइन करते हैं। राइट है ना, कि एक पार्टिकल का कितना मास होगा और एक पार्टिकल का जितना मास है उससे हम लोग उस पूरे यूनिट सेल का मास निकाल सकते हैं। राइट है कि नहीं। तो यू कैन सी कि यहाँ पे ना अपने पास कांस्टेंट पार्टिकल ना उसके प्लेस पे से गायब है। राइट है, तो अब अगर मैं पूछूं कि इस यूनिट सेल का मास पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा, तो नो डाउट योर आंसर विल बी कि मास तो कम होगा ही। राइट है कि नहीं, यस बिल्कुल कम होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि अपने प्लेस से गायब होकर बाहर आया हुआ है, बट हमें बात करनी है विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट सेल ना, ये तो बाहर आ गया है, अब वो यूनिट सेल के अंदर नहीं है और हमारा पॉइंट किस पे, यूनिट सेल पे चल रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, मास ऑफ यूनिट सेल डिक्रीजेस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मास डिक्रीज क्यों हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपने यूनिट सेल का जो मास बोला है ना, वो आप उस यूनिट सेल में जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल के मास से ही आप डिफाइन करते हो उसको। तो अगर डेफिनेटली अगर पार्टिकल गायब है तो नो डाउट यूनिट सेल का मास तो कम होगा ही होगा। राइट है, यस। तो अब देखो कि मेन पॉइंट जिसमें अपने इंटरेस्ट था, मेन पॉइंट बोलेंगे डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मेन तो क्वेश्चन डेंसिटी पे ही था। तो आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। राइट है, यस। अब दिख रहा है आपको कि वॉल्यूम तो सेम है बट मास डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम सेम है बट मास डिक्रीज हो रहा है। तो नो डाउट मास न्यूमरेटर में होता है और न्यूमरेटर अगर स्मॉलर हो गया, न्यूमरेटर अगर स्मॉलर हो गया तो डेंसिटी का वैल्यू भी स्मॉलर हो जाएगा। राइट है, यस। सो दैट इज व्हाई डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल मतलब उस क्रिस्टल की बात करें, डिक्रीजेस। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग किस बेसिस पे बोल रहे हैं डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है
और वॉल्यूम में कुछ इफेक्ट पड़ा ही नहीं है। अगर मास जितना डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम भी उतने ही प्रोपोर्शन में अगर डिक्रीज होता इफ, तब आप उसको बोलते हैं कि वहां पे डेंसिटी सेम है, क्योंकि जितना आपका डिक्रीज हुआ मास उतना ही वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ होगा। पर यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि वॉल्यूम तो सेम है। क्यों? क्योंकि उसका जो एज लेंथ है उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा हुआ है। जो बॉक्स आपका है ना, बॉक्स आपका एज इट इज ही है। पहले उस बॉक्स में आपने 100 बॉल रखे थे तो आपका बॉक्स हैवी लग रहा था। अब उस बॉक्स में से आपने ना एक बॉल को बाहर निकाल दिया। अब बॉक्स का वे करोगे तो डेफिनेटली कम आएगा ही आएगा, क्योंकि बॉल आपने बाहर निकाल दिया ना, बॉल की मास की वजह से तो आपका वो था, उस बॉक्स का मास था। तो आपने क्या किया, एक बॉल को बाहर निकाल दिया तो आपका देखोगे बॉक्स का मास कम हो गया, बट बॉक्स के शेप पे तो फर्क ही नहीं पड़ा होगा, वो तभी भी इंटैक्ट है, राइट है। यस, तो दैट इज आपका डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर हुआ होगा। यस, इफ दैट इज क्लियर, सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में कि डिफाइन वैकेंसी डिफेक्ट और यूजिंग एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल मतलब यही आपको दिखाना है और बात करना रहेगा तब कोई भी आप एलिमेंटल सॉलिड को ले सकते हो, कोई भी एलिमेंटल सॉलिड, कि एलिमेंटल सॉलिड में हम बात कर रहे हैं उसमें क्या होगा। क्लियर? चलिए अब देखेंगे बी, सेकेंड टाइप, जिसको हम बोलेंगे सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब देखेंगे कितना इजी होता है सेल्फ इंटरस्टिशियल। देखो वर्ड से मालूम पड़ रहा है आपको, ये इंटरस्टिशियल वर्ड है ना, हम लोगों ने ऑलरेडी पीछे भी देखा हुआ है। इंटरस्टिशियल वर्ड बेसिकली कनेक्ट होता है हमारे वॉइड से, राइट है। सो शॉर्ट में हम उसको यहाँ पे एरो करके दिखा देते हैं, दैट इट इज कनेक्टेड टू आवर वॉइड। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या बनेगा। नो डाउट आपको ओन वर्ड में ही डेफिनेशन लिखना है, फिर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहले आप उसका मीनिंग सुन लेंगे। सेल्फ इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है कि जब कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने प्लेस से हट के जो वॉइड है उसमें जाके बैठ जाता है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मैं लिख देता हूं, व्हेन a particle is missing from its regular crystal site, या आप सीधा साइड भी लिख सकते हो, but occupy the interstitial position, interstitial position, नो डाउट आपको भूलना नहीं है, इंटरस्टिशियल पोजीशन को ही हम लोग बोलते क्या है, वॉइड बोलते हैं। then it is called जो आपका हेडिंग है दैट इज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देख लो कितना इजी है, आपको सिर्फ इसको यहाँ पे बस समझना था बस कि वो पॉइंट। अभी देखिए मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ, आपका आंसर आप ओन वर्ड खुद ही बना लोगे कि इतना इजी था। देख हमारे पास एक रहेगा वापस से एक सिंपल क्यूब, राइट। इमेजिन करो हम लोग सिंपल क्यूब लिया हुआ है एंड 2D ही दिखा रहे हैं, ओके। अब देखिए कि सपोज इसमें आपके पास यहाँ पे थे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मैं ऐसे लिख जाता हूँ, तो ये जो बनाया हुआ है ना ये इनका एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल लैटिस साइट। अब देखिए जरा, सपोज कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने प्लेस से गायब होके ऐसा, वेट, हाँ, अपने प्लेस से गायब होके इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ जाते हैं। ध्यान से आपको नोट करना है वहां पे, व्हाट यू कैन सी कि ये जो पार्टिकल है ना ये रियलिटी में यहां पे होना चाहिए था। इसको मैं जैसे डॉट डॉट करके दिखा देता हूं कि वो पार्टिकल अपने पोजीशन से गायब होके इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला गया, मतलब वॉइड में चला गया है। तो नो डाउट पार्टिकल तो आपका उसी क्रिस्टल का है वो, इसलिए आप सेल्फ वर्ड यूज कर रहे हो। सेल्फ क्यों? कि वो जो है ना वो उसी क्रिस्टल का पार्टिकल है, बाहर का कहीं उड़ के नहीं आया हुआ है। गेटिंग? तो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इसको बोलते हैं कि जब कोई पार्टिकल अपने प्लेस से गायब होके उसी क्रिस्टल के वॉइड मतलब इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला जाता है तो उसका बोलोगे सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब आपको ये समझा होगा। अभी द वेरी मेन पॉइंट जो हर बार यूज करते हैं हम लोग कि उससे क्या आपके क्रिस्टल पे इफेक्ट पड़ेगा,
क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यू कैन सी कि वहाँ पे जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल का तो शेप में कुछ गड़बड़ हुआ नहीं है। अगेन द सेम थिंग जैसे हम लोग यहाँ पे लिखा था, तो आप लोग पहला पॉइंट आपका वही बनेगा कि वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा क्योंकि हमारे क्रिस्टल के शेप में हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया ही नहीं है, क्रिस्टल तो अभी भी सेम ही है, राइट है। सेकेंड, अब बात करेंगे मास की। नो डाउट यू कैन सी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, क्योंकि एक क्रिस्टल का मास ना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ही होता है, हम लोग वही कब से बोल रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा ना कि वो अपने पोजीशन से गायब है, बस उस पूरे क्रिस्टल में से थोड़ी गायब हुआ है। तो मास तो अभी उस पार्टिकल का मास अगर यहाँ पे है वो 1 ग्राम, तो यहाँ पे होके थोड़ा अलग हो जाएगा, वो 1 ग्राम ही रहेगा, राइट है। तो नो डाउट व्हाट यू विल से कि मास विल ऑल्सो रिमेन सेम, राइट है, कि मास भी सेम रहेगा। अब नो डाउट अगर मास सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो योर मेन आंसर फाइनल वुड बी डेंसिटी विल बी सेम, कि वहां पे कुछ गड़बड़ होगा ही नहीं, डेंसिटी हमेशा वहां पे सेम ही रहने वाला है क्रिस्टल का। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड यू कैन सी कितना इजी है, सिर्फ आपको ना उस वर्ड का मीनिंग क्लियर करना है। अगर आपको वर्ड का मीनिंग आ गया, आप ओन वर्ड में डेफिनेशन बना सकते हो। एंड यस, पूरा अलाउड है हमें वो, कि उनको सिर्फ ना कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट है, क्या वर्डिंग आप यूज करो उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ रहेगा। सेल्फ इंटरेस्ट इश्यू फटाक से आप देख लेंगे, तब हम लोग आगे जाएंगे। सॉरी, फाइन, चलिए अब हम लोग आगे जाएंगे। ये आपके 2 टाइप हो गए। अब थर्ड टाइप आता है, दैट इज द बॉस। अब मैं इसको बॉस क्यों बोल रहा हूँ आप समझ सकते हो, इतना वैल्यूएबल है ये कि अगेन ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं हुआ, कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है जहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो, आज तक कभी हुआ नहीं है, होगा भी नहीं, इतना वैल्यूएबल है। वाई? बिकॉज फर्स्ट थिंग इज ये भी पॉइंट डिफेक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का ही एक एग्जाम्पल है। बट ये दोनों की बात करोगे ना, तो ये दोनों आपके सबसे कॉमन टाइप वाले थे, सीधा सीधा कॉमन टाइप वाला है। बट ये जो है ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है, जिस साइंटिस्ट ने उसको डिफाइन किया, उसको स्टडी किया था। एंड नो डाउट आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे कुछ होता है ना, तो उसका वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हो ही जाता है इसके लिए। तो जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, प्रोनाउंस भी आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए। इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट की डिफेक्ट। अब ध्यान देंगे शॉर्ट की डिफेक्ट होता क्या है। सिर्फ देखिए वर्ड बहुत हाई फाई है क्योंकि साइंटिस्ट का ही नाम है, वर्ड क्या है, बट मीनिंग आप देखोगे कितना इजी है। एंड यू विल फाइंड कि ये हम लोगों ने शायद से पढ़ा है, यू विल फाइंड कि हम लोग शायद से पढ़ा हुआ है। देखो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूं सेम वर्डिंग, व्हेन इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड ही लिख देता हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, the constituent particle is missing from its regular site which creates vacancy is called शॉर्ट की डिफेक्ट। अब ये साइंटिस्ट का नाम है तो थोड़ा अच्छे से एकदम दिखाना पड़ेगा, शॉर्ट की डिफेक्ट। ध्यान से देख लो। अब यू विल फाइंड कि अरे सर पार्टिकल, वेट यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो पार्टिकल है वो अपने प्लेस से मिसिंग है, पार्टिकल अपने प्लेस से मिसिंग है। तो मतलब ऐसा तो हम लोग ने शायद से कहीं पर भी देखा है। बिल्कुल सही, क्लिक हुआ आपको, ये था ना वैकेंसी डिफेक्ट। एग्जैक्टली वही होता है जो आपका वैकेंसी डिफेक्ट है ना, वही आपका होता है शॉर्ट की डिफेक्ट। सिर्फ डिफरेंस क्या है, क्योंकि नो डाउट एग्जैक्टली सेम नहीं है, कुछ तो डिफरेंस है।
डिफरेंस ये है कि शॉर्ट की डिफेक्ट में हम लोग बात करते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं, इट ऑकर्स इन आयोनिक सॉलिड्स, ये वर्ड सबसे मेन है, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो शॉर्ट की डिफेक्ट है ये ओनली एंड ओनली आयोनिक डिफेक्ट, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ही हो सकता है। जब हम लोगों ने वैकेंसी डिफेक्ट की बात की ना, तब हम लोगों ने जनरल वर्ड यूज किया था कि वो हम लोग एलिमेंटल सॉलिड को ले रहे हैं, कि ऐसा कोई सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ना आपके एटम्स है, मतलब कार्बन का सॉलिड ले लो, सोडियम का सॉलिड ले लो, कोई भी मेटालिक सॉलिड ले लो, ऐसा। तो वो हम लोग बात करें तो तब वहाँ पे जब वैकेंसी आ रही थी तो उसको हम बोल रहे थे वैकेंसी डिफेक्ट। लेकिन यहाँ पे आपका एकदम स्पेसिफिक है कि शॉर्ट की डिफेक्ट ना ओनली आपके आयोनिक क्रिस्टल में ही होता है और कहीं नहीं हो सकता। आई होप आपको पहले गया रहेगा। अब देखिए जरा कि इसमें होता क्या है, वैकेंसी तो आपने बोल दिया, बट इसमें होता क्या है, क्योंकि वो थोड़ा समझना जरूरी है और वो इंटरेस्टिंग भी है। फर्स्ट सेम थिंग हम लोग एक ले लेते हैं, सिंपल क्यूब। ओके, हमने क्या ले लिया, एक सिंपल क्यूब ले लिया हुआ है। अभी बात किसकी चल रही है, आयोनिक क्रिस्टल की। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स तो आयन ही होंगे, राइट है ना। एंड आयंस में सबको पता है कि आपके पास आयंस दो ही टाइप के होते हैं, कैटायन एंड एनायन, राइट है। तो देखिए आपके पास रहने वाला है फेट, हाँ आपके पास रहने वाला है एनायन, देन आएगा कैटायन, अरे ये मार्कर डेंजर पेन सॉरी, फिर आएगा एनायन, देन फिर आएगा कैटायन। चलो कोई नहीं, आपको समझ में आएगा तो मैंने, देन कैटायन, देन एनायन, अगेन कैटायन, अगेन एनायन। अब आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है कि होता क्या है, होता क्या है इन द शॉर्ट की डिफेक्ट। आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस हैं, मतलब कैटायन और एनायन ना, वो उसके प्लेस से गायब हो जाते हैं। आपने वर्ड बोला ना मिसिंग, गायब हो जाते हैं। मतलब देखोगे कैसे कि यहाँ पे मेरे पास रहेगा आयन एनायन, अगेन फिर कैटायन मिसिंग हो जाएगा, देन अगेन रहेगा एनायन, और यहाँ पे मैं वापस से कर देता हूँ कैटायन, और इस वाले को मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ ऐसा। तो वेट, उसको नहीं करना था, इसको करना था, हाँ, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। ओके, अब ध्यान से देखेंगे जरा हम लोग, कैटायन गायब, एनायन गायब, हाँ ऐसा। नाउ व्हाट यू कैन सी, व्हाट यू कैन सी कि एक अपने पास ऐसा आयनिक सॉलिड है जहाँ पे ना एक कैटायन भी गायब है और एक एनायन भी गायब है। यू कैन सी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको दिखा देता हूँ, अलग कलर में दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ना होना चाहिए था कैटायन और यहाँ पे होना चाहिए था एनायन, और वो दोनों के दोनों अपने प्लेस से गायब हो गए, अपने प्लेस से गायब हो गए। तो जब ये दोनों गायब हो जाएंगे तो नो डाउट यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। दिख रहा है ना, वो प्लेस खाली रह जाएगा। तो इसको ही आप बोलोगे, मैं यहाँ पे ऐसा दिखा देता हूँ, ये ऐसा एक पॉइंट और एक ऐसा एक पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ वैकेंसी, आई होप आपको एक कलर दिख रहा होगा, वैकेंसी ड्यू टू मिसिंग कैटायन एंड एनायन, राइट है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। वेरी वेरी इजी, सिर्फ आपको वर्ड आपको क्लियर रखना है कि शॉर्ट की डिफेक्ट अ काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट ही है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि वैकेंसी डिफेक्ट में हम लोग एक सिंपल एलिमेंटल, मतलब सॉलिड के बाद इसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आपके एटम्स थे। लेकिन शॉर्ट की डिफेक्ट में आपको अलर्ट रहना है कि हमेशा हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा ना, उसमें आयंस रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, राइट है। तो उसको आप बोलोगे शॉर्ट की डिफेक्ट। अभी इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाते हैं, एग्जाम्पल्स हम लोग को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं। तो नो डाउट अभी यहाँ पे ना आप एग्जाम्पल पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि एग्जाम्पल भी कौन से होते हैं और कैसे पता चलता है। AGBR, ओके। अभी जरा यहाँ पे थोड़ा ध्यान से हम लोग उसको देख के समझेंगे कि जब हम बात करते हैं कि कौन से टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, तो वो ना डिपेंड करता है कंडीशंस पे, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको ये नोटिस करना है कि कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट,
कि किस कंडीशन पे आपको दिख सकते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट्स। तो आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ केटायन एंड एनायन, कि जो आपका केटायन एंड एनायन है ना, उसका जो साइज है ना वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम, सो दैट कि वो जो आयन है ना वो अपने पोजीशन से सीधा गायब हो जाएगा। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि यही पॉइंट जो है ना नेक्स्ट जो टाइप है, फोर्थ टाइप, उसमें अलग है सीधा, और उसी की वजह से तो वो अलग टाइप आ रहा है ना आपको। तो आपको ये माइंड में रखना है कि यहाँ पे ना स्मॉल डिफरेंस मतलब क्या बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम, कि आपका जो केटायन का साइज और एनायन का साइज है ना उसमें एकदम 19-20 का फर्क है बस, इसके लिए, राइट। देन सेकेंड पॉइंट, दैट इज द हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन एंड हाई आयोनिक कैरेक्टर। अब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत अच्छे से आपको पता ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पीछे देखा था स्लाइड्स में, क्या देखा था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से कितने पार्टिकल्स डायरेक्टली अटैच होते हैं उस यूनिट सेल में, तो उसको हम बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये शॉर्टकी डिफेक्ट उस आयनिक सॉलिड में आपको दिखता है जहां पे आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत हाई होता है। हाई इन द सेंस आप बोल सकते हो कि वहां पे ना 8 6 मतलब टू अ सर्टेन एक्सटेंट हो जाएगा, 8 या 12 ऐसा रहेगा, 6 8 या 12 आप ऐसा बोल सकते हो कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी हाई होता है। और हाई मतलब क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 6, तो मतलब बहुत कम केसेस में हो जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में 8 एंड 12 होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में 8 एंड 12 होता है, 6 भी दिख जाता है बट थोड़े से कम केसेस से ऐसा। तो उसको आप वो उस आयनिक सॉलिड में आपको दिख जाएगा शॉर्टकी डिफेक्ट। अब आपको क्या रहेगा, एंड दैट इज द रीजन हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर आप चेक करोगे ना तो सोडियम और Cl की जब बात करोगे ना देखोगे उनका साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। आपको कैसे पता है, सोडियम एंड क्लोरीन, थोड़ा याद करो, दोनों भी थर्ड पीरियड में आते हैं, राइट। देन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, राइट है, बिल्कुल राइट। और बोला नहीं है सोडियम का है तो कैटायन है ना, यहाँ पे सोडियम का कैटायन है तो कैटायन का साइज पैरेंट से स्मॉलर होता है, एनायन का साइज पैरेंट से लार्जर होता है। लेकिन लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज तो डिक्रीज होगा ही, मतलब ना उसका अल्टीमेटली ना साइज डिक्रीज होकर उसके बराबर पहुंच ही जाता है, पहुंच ही जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि जहाँ पे इक्वल साइज होते हैं वहाँ पे इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल, वहाँ पे आपको दिखता है शॉर्टकी डिफेक्ट। अब आता है कॉन्सिक्वेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया ये कि शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से जो क्रिस्टल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस। देखते हैं, पहला डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस। नाउ आई होप इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, कि हम लोगों ने पीछे भी वैकेंसी वाले में दिखाया हुआ है, चेक कर लो, यहाँ पे भी हम लोग लिखा हुआ है कि डेंसिटी डिक्रीजेस, और क्यों डिक्रीजेस दोनों पॉइंट हम लोगों ने लिखा हुआ है। सेम थिंग हमारा यहाँ पर भी वही पॉइंट रहने वाला है। क्या रहने वाला है, मैं आप एकदम शॉर्ट में लिख देता हूँ, बिकॉज मास डिक्रीजेस, राइट है ना, बिकॉज अगेन द सेम थिंग, आपका क्रिस्टल में जो मास होगा वो उसके पार्टिकल से ही होगा ना। अब वो पार्टिकल एटम हो चाहे आयन हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर वो आयन है जिसकी वजह से उस क्रिस्टल का मास था और वो आयन ही गायब है तो नो डाउट मास तो डिक्रीज होगा ही होगा, दैट्स फॉर श्योर। तो बिकॉज मास डिक्रीजेस बट व्हाट द मेन पॉइंट इज वॉल्यूम रिमेन सेम। बोलना नहीं है आपको कि आपका जो क्रिस्टल है उसका जो मतलब शेप था उसको तो हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया ना, शेप तो अभी भी एज इट इज इंटैक्ट है, एज लेंथ भी एज इट इज रहने वाला है। तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है बट मास डिक्रीज हो जाएगा। एंड अगर मास डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगा, बिकॉज मास होता है न्यूमरेटर में डेंसिटी का फॉर्मूला। आई होप आपको ये गया होगा ब्रेन के अंदर, ब्रेन के बाहर नहीं, तो मतलब ही नहीं हुआ। सेकेंड पॉइंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कंपाउंड रिमेन सेम। बहुत सिली पॉइंट है एकदम, आपको बस बोलते देखते समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्यों हमेशा सेम रहता है या मेंटेन रहता है, ऐसा वर्ड यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन सेम या तो और मेंटेन्ड, मतलब क्या कि जो आपका क्रिस्टल है वो बिफोर डिफेक्ट एंड आफ्टर डिफेक्ट, पहले भी जो था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, आफ्टर डिफेक्ट भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है। कैसे, चेक करो ना कितना इजी है कि देखो अगर मैं बात करता मेरे पास पहले कोई एक मैंने ले लिया था कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड,
तो उसमें जितने कैटायंस थे ना एग्जैक्टली उतने ही एनायंस भी थे हमारे पास, राइट है कि नहीं। तो जितने कैटायन है उतने एनायन है, तो डिफरेंट डिस्चार्ज बैलेंस हो जाएगा, वो न्यूट्रल रहेगा। अगर सपोज उसके पास से एग्जांपल ले लो ना, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, देखो पेयर कितना है 1 2 3 4 5 6 पेयर्स थे, मतलब क्या 6 कैटायन एंड 6 एनायन, तो +6 -6 बैलेंस होकर 0 हो जा रहा था, तो आपको न्यूट्रल था। अब अगर मैंने इसमें से कैटायन और एनायन को गायब किया हुआ है, तो यू कैन सी कि जितना कैटायन गायब हुआ है ना उतना ही एनायन भी गायब हुआ है। ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक कैटायन गायब किया तो एनायन भी एक ही गायब हो रहे हैं, तो नो डाउट अगेन चार्ज तो बैलेंस रहेगा ना। देखोगे 5 कैटायन और 5 एनायन आपको अभी भी दिख जाएगा, देखो 5 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, 5 नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो अगेन आपका जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो बैलेंस रहेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीजन उसका, बिकॉज सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग। यस, आपको ये भूलना नहीं है कि जितने उसमें कैटायन गायब हुए ना उतने ही उसमें एनायन भी गायब हुए, तो जो उसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है ना वो हमेशा मेंटेन रहेगा। इफ सपोज ऐसे होता कि हाँ 2 कैटायन गायब हो गया बट एनायन तो एक ही गायब हुआ है, देन आपको देखिए अगर यहाँ एक एनायन ज्यादा उसके पास दिख रहा है क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज है ही ना वहाँ पे, तो आपका क्रिस्टल फिर बाद में एनायनिक बन जाता। बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे जितना कैटायन गायब हो रहा है ना उतना ही एनायन भी गायब होता है, और इसीलिए इसको आप बोलते हो क्या, शॉर्टकीट इफेक्ट। और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है, मतलब वो हमेशा सेम रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा रिगार्डिंग द शॉर्ट की डिफेक्ट। क्विकली आप इसको एक बार नोट कर लेंगे बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इतना फोर्स कर रहा हूँ बिकॉज ये हर बार आता है, हर बार, तो आपको इसको एकदम परफेक्टली कर लेना है। फटाफट चेक कर लेंगे और हो गया यस। अब हम आगे जाएंगे द लास्ट 4th टाइप, दैट इज द फ्रैंकल डिफेक्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, ये भी साइंटिस्ट के नाम पर है और भूलना नहीं है, ये भी पॉइंट डिफेक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का ही एक एग्जाम्पल है, राइट। अभी तक हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में ही चल रहे हैं, उसके 4 होते हैं ना, तो हम लोगों ने 2 देखा, फिर 3rd शॉर्ट की, 4th फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखेंगे, पर इसका मीनिंग आप सुन लो, आपको डेफिनेशन वन वर्ड में खुद बन जाएगा आपका। फ्रैंकल डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, वापस से सेम है ये भी, कि हम लोग ने देखा सेल्फ इंटरस्टिशियल, याद करो सेल्फ इंटरस्टिशियल में हम लोगों ने क्या बोला कि जब कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने प्लेस से मिसिंग होके वॉइड इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला जाता है ना, उसको बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल। डिट्टो सेम है ये भी, एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे कि जब हम बात करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट में, तो आपको क्या माइंड में रखना है, ये भी ओनली आयोनिक सॉलिड में ही दिखता है। देखेंगे डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन इन एन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि आयोनिक की ही बात करनी है आपको, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एन आयन। और यहां पे मैं थोड़ा स्पेसिफाई कर देता हूं बिकॉज जो आपका आयन जो गायब होता है ना वो आपका हर बार कैटायन ही होता है, उसका रीजन आपको बता दूंगा। एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम its regular site but occupies interstitial position जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, void भी कहते हैं, void is called फ्रैंकल डिफेक्ट। चलो इसको भी थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देते हैं, साइंटिस्ट के नाम पर है फ्रैंकल डिफेक्ट। देख लो कितना इजी है, क्योंकि अगर आपको सेल्फ इंटरस्टिशियल अगर माइंड में रहा तो ये आपको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली आ जाएगा। सेम देख लो कि हम लोगों ने क्या बात किया है कि अगेन पहले हमारे पास एक आयोनिक सॉलिड होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट क्या है, सेम जैसे वहाँ पे था कि जो कांस्टेंट पार्टिकल है ना वो अपने प्लेस से मिसिंग है, बट कहाँ है, वो वॉइड में जाके बैठा हुआ है, तो
तो उसको क्या बोलोगे आप? फ्रैंकल डिफेक्ट, नो डाउट। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करनी है, पहले हम लोग वापस से हमारा सेम थिंग एक आयनिक क्रिस्टल इमेजिन कर लेते हैं। सिंपल क्यूब ले लिया, देन अब देखेंगे कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसको मैं ले लेता हूँ। पहले हमारे पास आएगा एनायन, देन आएगा केटायन, देन अगेन एनायन, देन केटायन। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, आपको देख के ऑन द स्पॉट आंसर समझ में आ जाएगा। दैट जो केटायन और एनायन की जब हम बात करते हैं तो हमारा थोड़ा सा बेसिक आ जाता है 11 का, कि केटायन का साइज जो होता है ना, मैंने थोड़ा पहले भी बोला था, पैरेंट से स्मॉलर होता है और एनायन का साइज पैरेंट से लार्जर होता है। तो आपको पता है कि एक आयनिक सॉलिड में ना एकदम क्लोज पैकिंग होता है, तो जो वॉइड है ना इसका साइज बहुत छोटा ही है, वॉइड का साइज ना बहुत छोटा ही है। तो अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि इतना छोटा साइज है उसमें, तो एनायन तो बड़ा साइज है, तो एनायन इतना बड़ा उसमें कैसे घुस सकता है? लेकिन जो केटायन है वो छोटा होता है, वो आराम से उसमें घुस सकता है ना। यस, सो दैट इज वाई हमेशा आपको क्या देखने मिलेगा कि जो आपका केटायन है ना वही आपके इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जाके ऑक्यूपाई कर लेता है। देखो ऐसे दिख रहा है आपको, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस समझना है कि क्या डिफरेंस है, कि ये जो था ना यहाँ पे केटायन का पोजीशन था, उसका एक्चुअल पोजीशन रेगुलर साइड ये था, बट वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ से वो कहाँ भाग गया है, वो बीच में गैप में भाग गया है इंटरस्टिशियल पोजीशन में। एंड नो डाउट छोटा साइज वाला ही जा सकता है, हम बोल रहे हैं, इसीलिए आपका केटायन है ना वही जाता है इंटरस्टिशियल पोजीशन में, राइट। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे फ्रैंकल डिफेक्ट। अभी थोड़े इसके एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि नो डाउट एग्जांपल भी पूछे जाते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत इजी है, सिल्वर से रिलेटेड, फ्लोराइड को छोड़ के ना सब आपको माइंड में रख सकते हो। AgCl, AgBr, AgI, जिंक सल्फाइड भी होता है, एंड आई थिंक कैल्शियम या फिर कैडमियम, कैल्शियम फ्लोराइड ये भी होता है, नो डाउट। अभी इसमें भी अब बोलोगे कि सर हमें तो एग्जांपल माइंड में ही नहीं रहता है तो कैसे करेंगे? नो डाउट, बिल्कुल नहीं करना, मैं खुद बोल रहा हूँ ना आपको। एक एग्जांपल अगर आपने नोट किया रहेगा ना तो आपको क्लिक हुआ रहेगा, जो सबसे कॉमन है और वो दोनों में भी है, दोनों में भी, दैट इज योर दिस वन, AgBr। चेक कर लो, AgBr जो है ना, देखो यहाँ पर भी आया हुआ है, राइट है। तो जो कॉमन है उसको तो आप माइंड में रख सकते हो ना, क्योंकि दोनों में भी आया हुआ है। तो एग्जाम्पल बोले तो जो सबसे कॉमन है, क्योंकि हमको एक तो लिखना है ना, तो AgBr को तो माइंड में रख लो। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि अगर मुझे सपोज 2-3 एग्जाम्पल देना होगा तो आपको माइंड रखना है कि सिल्वर का फ्लोराइड छोड़ के बाकी सब होगा ना, सब के सब आपको क्या हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। ऐसा NaCl, KCl या ग्रुप 1 के आप बोलोगे ना, ग्रुप 1 के आपके हैलाइड्स, वो आपके क्या हो जाएंगे? शॉर्ट के डिफेक्ट्स, ऐसा बोल सकते हो, राइट है। अब आता है पॉइंट क्या, कि किस वजह से किस टाइप के सॉलिड्स में दिखता है। तो देख लो, कंडीशन में लिखा हुआ है, और आपको याद करो मैंने वहां पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बोला था, और वो यहाँ पे डिफरेंस भी है। देख लो कंडीशन क्या है। फर्स्ट, it occurs in ionic compounds with large difference between sizes of cation and anion। याद करो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसमें ना जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है उसको बीच में घुसना है, तो जब उसका साइज छोटा होगा तभी तो बीच में जा सकता है ना। तो ये उसी टाइप के दिखेगा आपको क्रिस्टल में, जहां पे केटायन का साइज एनायन से बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, सो दैट कि वो जो केटायन है ना वो आराम से उसके अंदर घुस पाए, अदरवाइज वो जा ही नहीं पाएगा ना, वो गैप में, वो गैप बहुत छोटा होता है वॉइड, इसके लिए। तो ये आपका मेन सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि जहां पे ना डिफरेंस जो है केटायन एंड एनायन के साइज का, वो बहुत ही लार्ज होता है, वहां पे बहुत ही क्लोज होता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम बोल सकते हो, बट यहाँ पे लार्ज डिफरेंस होता है। आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हुआ रहेगा। सेकेंड पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, दैट इज आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स मस्ट बी हैविंग द लो कोऑर्डिनेशन नंबर। याद करो वहां पे मैंने बोला था, वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, 6, मतलब बहुत, मतलब कम केसेस में 6 दिखता है, कॉमनली 8 और 12 होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर मुझे एग्जांपल लिखना हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 2 और 4, ठीक है, इतना ही होता है, 2 और 4, मीन्स 3 भी मिल जाता है कुछ कुछ केसेस में, बट ज़्यादा केसेस में 2 या तो 4 ही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर रहेगा माइंड में। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट।
कॉन्सिक्वेंस मतलब सेम, कि बिकॉज ऑफ दैट डिफेक्ट क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है आपके क्रिस्टल पे। तो देख लो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, अभी याद करो क्योंकि आपको इसको बिना देखे बिना सोचे आपका आंसर बनाने आना चाहिए, कि हम लोग बात कर रहे हैं जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो आपका कनेक्टेड किससे है, वो आपका कनेक्टेड है सेल्फ इंटरस्टिशियल से। तो उसके पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं। और देख लो यहाँ पर भी लिखा हुआ है हम लोग ने, क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज्ड। मतलब क्या, सेम, रिमेन्स सेम। क्यों, आपको पता है ना सेल्फ इंटरस्टिशियल में भी हम लोगों ने लिखा था, चलिए तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, बिकॉज मास एंड वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स सेम, राइट है कि नहीं, यस, कि हम लोग ने वहां पर भी देखा था कि उसका मास और वॉल्यूम है ना वो सेम रहता है ना, कि जो देखोगे बॉक्स का तो कोई शेप बिगड़ा नहीं है, कांस्टेंट पार्टिकल्स वो कहीं भागा नहीं है, सिर्फ अपनी जगह से हटके बीच में आ गए, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट, द क्रिस्टल एज अ होल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आई डोंट थिंक इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि जब अपना नॉर्मल क्रिस्टल था उसमें जितने कैटायन थे उतने एनायन भी थे, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब अभी भी तो वो न्यूट्रल ही रहेगा ना, कि गायब थोड़ी हुआ है, वो अपने पोजीशन से हटा हुआ है, पोजीशन से। बट अगेन यू कैन सी, काउंट कर लो, आपको 6 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और नेगेटिव चार्ज भी 6 ही है, तो इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल ही रहेगा क्योंकि पार्टिकल तो कुछ गायब ही नहीं हुआ ना। आई होप ये पार्ट्स आपके पूरे क्लियर हो रहे होंगे। फाइन, फटाक से इसको क्लिक कर लेंगे तब हम आगे जाएंगे, क्योंकि आपको ये 2 पे तो सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। बहुत सारे वे से इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। आपके क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं कि राइट द डिफरेंस या डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो नो डाउट आपको डिफरेंस वाले पॉइंट्स ये सब आप बता सकते हो कि क्या डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ता है। पहले तो डेफिनेशन आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा, किस वे से, मतलब क्या कंडीशन में, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आ गया, फिर आपका वहाँ पे आ जाएगा क्या, साइज, मतलब कैटायन एनायन के साइज पे आ जाएगा, फिर उससे डेंसिटी पे फर्क क्या पड़ता है वो आ जाएगा, न्यूट्रलिटी दोनों में सेम है, उसके बाद आप नहीं करोगे वहाँ पे। तो ऐसा आप 4-5 पॉइंट आराम से बना सकते हो और आराम से 3 या 4 मार्क्स ले सकते हो। एन एग्जाम्पल डाल दोगे। अब नो डाउट एग्जाम्पल अब डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट में आपको लिख रहे हो तो सेम एग्जाम्पल वाले आप मत लिखना, डिस्टिंग्विशिंग मतलब डिफरेंट होने चाहिए ना, तो AgBr आप वहाँ पे मत लिखना, वो तो दोनों में है ना, तो आप वहाँ पे NaCl कैसे लिख दोगे शॉर्ट की में, फ्रैंकल में आप AgCl AgI लिख सकते हो, ZnS जिंक सल्फाइड या कैल्शियम भी लिख सकते हो। आई होप आपको ये पार्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे हमारा स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट कंप्लीट होता है, स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अब आएंगे सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का दूसरा एग्जाम्पल इम्प्योरिटी। देखो वर्ड से मालूम पड़ रहा है इम्प्योरिटी मतलब क्या होता है, कि जब उसमें कुछ तो भी इम्प्योर सब्सटेंस उसके अंदर आ गया है तो उसको हम बोलेंगे इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट। इजी है, देख लो वही है कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट अराइजेस व्हेन फॉरेन एटम्स। अब इम्प्योरिटी का मतलब क्या हुआ, इम्प्योरिटी मतलब कुछ कचरा नहीं आया हुआ उसमें। इम्प्योरिटी मतलब क्या है कि जो उस क्रिस्टल, जिस चीज का क्रिस्टल है ना, उसको छोड़ के कुछ अननोन उसके अंदर आ गया है, कुछ अननोन उसके अंदर आ गया है, तो उसका बोलोगे उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट, मतलब वो उसका बिलोंग नहीं करता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो सपोज हमारे पास था NaCl। अब वो NaCl में Na और Cl होने चाहिए, राइट है ना, NaCl बोला तो Na और Cl होने चाहिए। अब अगर गलती से वहां पे NaCl के साथ साथ कहीं जगह पे K भी आ गया, K भी आ गया, अब K तो बिलोंग उसको करता नहीं था बट वो बाहर से कहीं से आ गया ना, तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप फॉरेन एटम, मतलब वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट आपका कहलाएगा। देख लो फॉरेन एटम इज व्हाट, डिफरेंट फ्रॉम होस्ट। होस्ट मतलब क्या, कि जिस चीज का क्रिस्टल है ना उसको आप होस्ट बोल रहे हो। जैसे मैंने बोल दिया NaCl का क्रिस्टल है तो NaCl ये होस्ट है, मतलब बोलते हैं ना घर वाले और बाहर वाले, ऐसे बोलते हैं ना। तो घर वाले कौन है, घर के मेंबर्स, वो हो गए होस्ट। गेस्ट, गेस्ट कौन होता है, जो बाहर से आता है उसको गेस्ट कहा जाता है। तो वैसे होस्ट मतलब जो खुद के अपने हैं, और गेस्ट कौन है, जो बाहर से आए हुए हैं। तो वैसे फॉरेन एटम्स कौन है, वहां पे गेस्ट समझ लो आप उसको। अदर डिफरेंट फ्रॉम होस्ट are present in the crystal lattice, then it is called your impurity defect. इजी है कि नहीं, आपको सिर्फ ऑन वर्ड में वर्डिंग बनाना है कि उस क्रिस्टल के जो एक्चुअल जो मेंबर्स है ना उसके अलावा कोई अननोन बाहर से कोई गेस्ट उसके अंदर आके घुस गया, तो उसको आप बोलोगे क्या, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इजी है, बिल्कुल इजी है। चलो अब आगे देखेंगे। अब देखिए कि इसके भी ना 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप क्या होते हैं देख लो। फर्स्ट टाइप इज
सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल, देखो कितना इजी, सिर्फ वर्ड पे आपको जाना है और वर्ड का ही मीनिंग क्लियर करना है। सेकंड होता है इंटरस्टिशियल, मीनिंग दोनों भी अपने को पता है, हम लोग वन बाय वन करेंगे। सब्स्टिट्यूशनल, याद करो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग कुछ बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग क्या बोलते हैं कि जब अपने पास कोई एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, कोई एक रिएजेंट होगा, जब वो यहाँ पे आएगा अटैक करने के लिए और इसको भगा देगा, इसको भगा के खुद उसकी जगह पे आके बैठ जाएगा, तो उसको आप क्या बोलोगे? सब्स्टिट्यूशन। डिस्प्लेसमेंट बोलते हो ना, डिस्प्लेसमेंट, यस वही होता है आपका सब्स्टिट्यूशन, और इसलिए इसको आप बोलोगे सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मतलब क्या? एग्जाम्पल समझेंगे। अब देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलॉय, बट पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। When in a crystalline solid, the impurity atoms or atom displaces, आप देखो आप यहाँ पे डिस्प्लेस वर्ड यूज कर सकते हो, रिप्लेस वर्ड यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज कर सकते हो, एनीथिंग, क्योंकि आपको को मीनिंग पता है ना। सब्स्टिट्यूट्स द होस्ट पार्टिकल देन इट इज कॉल्ड substitutional impurity defect। substitutional impurity defect मतलब क्या हुआ? सिर्फ आपको वर्ड से ही आपका आंसर पूरा बन गया कि वहाँ पे बाहर से कोई एक पर्सन आया, बाहर से कोई गेस्ट आया, और गेस्ट इतना होशियार था कि उसने घर के मेंबर को ही वहाँ से भगा दिया, घर के मेंबर को ही बाहर निकाल दिया और खुद उसकी जगह पे जाके बैठ गया। अब एग्जाम्पल आप लोग आराम से कोरिलेट कर सकते हो, मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि जब ऐसा मैरिज होता है तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि कैसे क्या होता है, वो हम लोग उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। चलेंगे, अब देखिए इसके लिए जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है वो आपका होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज एलॉय का, मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल ब्रास। ब्रास जो कि आपका एक एलॉय है, ओके। देखेंगे कैसे होता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि ब्रास जो होता है ना वो आपका एलॉय है कॉपर एंड जिंक का। कॉपर एंड जिंक का आपका ये एलॉय है ब्रास। अब देखिए इसमें होता क्या है, सिर्फ आपको डायग्राम देखना है, आपको ऑन द स्पॉट आंसर आ ही जाएगा। दैट हम लोग ने ले लिया एक सिंपल वापस से एक क्यूब, राइट है। अब अगर हम बात कर रहे हैं ब्रास का, तो ब्रास में होता क्या है मालूम है कि जो आपके सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना वो सब आपके कौन होते हैं? कॉपर के होते हैं। मतलब यहाँ पे आपके पास कॉपर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉपर, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये सब क्या है आपके? कॉपर के, मतलब कॉपर यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में है, कॉपर। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि कुछ वहाँ पे जिंक के एटम्स आए, कुछ जिंक के एटम्स आए, और उन्होंने क्या किया, वहां से कॉपर के एटम्स को हटा के वहां से गायब कर दिया, भगा दिया वहां से फोर्स करके। ये देखो ऐसा दिख रहा है, और खुद उनकी जगह पर जाके बैठ गए। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसको आप बोलेंगे। तो आपको यहाँ पे माइंड में रखना रहेगा कि जो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट है ना, ये आपको मोस्टली एटॉमिक सॉलिड्स में देखने को मिलता है। एटॉमिक सॉलिड्स में, कि जहाँ पे आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना वो एटम्स होते हैं, राइट। तो इसको आप क्या बोलोगे? सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बस इतना ही इसका होता है। सिंपल लैंग्वेज में एक पार्टिकल आएगा, वो उस जो क्रिस्टल जिस चीज का था उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, उसके मेंबर्स को वहां से भगा देगा और खुद जाके बैठ जाएगा। उसका आप बोलोगे सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ईजी है, फटाक से देख लेंगे और नोट कर लेंगे इसको, फिर हम लोग आगे जाएंगे। सिर्फ आपको वर्ड को माइंड में रखना है कि सब्स्टिट्यूशन हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, उसको वहां से डिस्प्लेस करने वाले हैं। सॉरी, फाइन, अब हो गया रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब देखिए अभी इसमें ना सब्स्टिट्यूशनल में और एक कैटेगरी आती है, और एक कैटेगरी क्या आ जाती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेट,
हाँ देखिए यहाँ पे मैंने अच्छा बना के रख दिया था कि ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया है, ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया कि जहाँ पे आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना वो एलिमेंट्स है और दूसरा एक एलिमेंट आके उसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एलॉयज, शॉर्ट में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हम लोग को देखने मिल रहा है एलॉयज के अंदर, राइट है। नेक्स्ट, अब ये एग्जांपल थोड़ा सा स्पेसिफिक है, मतलब आप कोई भी एग्जांपल लेके बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। सिर्फ के साथ अगर क्वेश्चन सपोज स्पेसिफिक आ जाता है, स्पेसिफिक, तब आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, आपको वहां पे उसको क्लियरली बताना पड़ता है कि हम लोग को जब इसमें बताना रहता है कि क्या होगा अगर मैं बात कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट और उसमें स्पेसिफिक बोला हुआ है वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इंप्योरिटी, तब आपको वहां पे अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर सिर्फ क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफाइन सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट यूजिंग एन एग्जांपल, तो आप सिंपल वाला ले लो, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। फाइन, चलिए देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल भी क्या है। दैट इज कि जब हम बात करते हैं कि हमारे पास सेम यहां पर भी वही फंडा है, क्या होगा, बाहर से कोई आएगा गेस्ट और होस्ट को वहां से वो भगा देगा, बट द पॉइंट इज कि वो जब वहां से उसको डिस्प्लेस करेगा, उसको भगाएगा ना, तो उसके साथ साथ वो किसी और को भी हटा देगा वहां से। और उसका रीजन क्या है, रीजन है एलियोवैलेंट, ये वर्ड का मीनिंग। बस जरा से आप इसको आप फोकस करोगे कि क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि देखो इन दिस टाइप ऑफ इंप्योरिटी एलियोवैलेंट आयन, एलियोवैलेंट का मतलब क्या है, देखो एलियोवैलेंट आयन ऑफ इंप्योरिटी एटम, इंप्योरिटी एटम मतलब क्या है कि आयन विथ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जो इंप्योरिटी है ना वो एक ऐसा अपने गेस्ट मतलब है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसके होस्ट मेंबर है ना, मतलब जो उसके एक्चुअल जो मेंबर्स है क्रिस्टल के, उससे अलग है, उससे अलग है डिफरेंट उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वहां पे ना जब आपके पास दिखता है जो डिफेक्ट रेट होता है उसका बोलोगे वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इंप्योरिटी। ठीक है, कैसे हम लोग एग्जांपल देखेंगे, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। रिप्लेसेस द होस्ट आयन विच क्रिएट्स वैकेंसी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे हम लोगों ने बात किया था जब पहला एग्जांपल लिया था, वहां पे हमारा माइंड में क्या था कि जो आपका क्रिस्टल होगा वो एलिमेंटल क्रिस्टल होगा, राइट है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे ना तो आपको एग्जाम्पल के लिए माइंड में रखना रहेगा, यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल रहेगा ना वो रहेगा आयोनिक क्रिस्टल, ये थोड़ा जरूरी है। यहाँ पे क्या रहेगा, आयोनिक क्रिस्टल, और एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो NaCl, NaCl को ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब देखो होता क्या है इसमें और कैसे होता है कि जब हम बात करते हैं NaCl का, मैं यहाँ पे बना देता हूँ और वहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं कि हम लोग ने ले लिया एक सिंपल क्यूब, अगेन द सेम थिंग, और मैं बोल रहा हूँ NaCl का क्रिस्टल है, तो NaCl में आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो Na+ NCl- होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। चलो ध्यान देंगे कि यहाँ पे मैं ऐसा लिखते जाता हूँ, ये आपके पास था, पहले मैं सर्कस बना देता हूँ, इससे बनाता हूँ 1 2 3 4 1, फिर थोड़ा सा गैप दे दूंगा 2 3 4 1 2। आपको इमेजिन करना है सबके सब सेम साइज के हैं, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया बट इट्स फाइन। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास आयंस है Na+Cl-, Na+Cl-, हाँ अभी यहाँ पे आएगा हमारे पास Cl-। अब आपको ध्यान से समझना है यहाँ पे कि यहाँ पे अलग क्या है कि हमने क्रिस्टल किसका लिया हुआ है, NaCl का। देन यू डेफिनेटली नो कि आपके पास जो आयंस होंगे वो Na+ और Cl- के ही होने चाहिए, वो उसके एक्चुअल मेंबर से होस्ट है। अब अगर सपोज इसमें हम लोग एक बाहर से इंप्योरिटी मतलब गेस्ट एक डालते हैं जो कि अननोन है, अननोन मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रोंशियम 2+, जस्ट लेट मी चेक, ये ब्लू कलर आपको आई थिंक क्लियर होगा, मैंने प्रीवियस में चेक नहीं किया था, हाँ यस स्ट्रोंशियम 2+। तो आपको दिखने में क्या यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि जब मैंने ये अननोन को डाल दिया, फर्स्ट थिंग देखो स्ट्रोंशियम ये NaCl को बिलोंग करता नहीं है वो, राइट है, तो इसको आप क्या बोल रहे हो, इसको आप क्या बोल रहे हो, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल भी क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वो उसके पोजीशन पे बैठा हुआ है ना, जहां पे Na होना चाहिए था उसके पोजीशन पे स्ट्रोंशियम आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या होगा कि क्यों इसके पहले एग्जांपल से अलग है, दैट यहाँ पे अननोन तो आया, उसने सोडियम को हटा दिया,
द इंटरेस्टिंगली यहां पे अलग क्या होगा मालूम है कि जब आपके पास स्ट्रोंशियम आएगा तो देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पेरेंट से अलग है। पेरेंट मतलब कौन, जो इसके होस्ट मेंबर्स है उससे अलग है, कि इसका +2 है और उसका +1 है। तो देखोगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे गड़बड़ हो जाएगा कि अगर सपोज आपके पास 6+ चार्ज थे और 6- चार्ज भी थे तो वो न्यूट्रल था। यस, अब आपने क्या किया कि एक +2 वाले को ले लिया तो 6 ना होके 7 हो जाएगा ना, फिर 7+ चार्ज हो जाएगा और 6- चार्ज हो जाएगा। तो 7 और -6 करोगे तो एक चार्ज तो भी बच जाएगा ना प्लस, तो आपका क्रिस्टल न्यूट्रल कैसे बचेगा, कैटायनिक हो जाएगा वो, राइट है। तो यस, सो दैट इज व्हाई टू ओवरकम दैट, हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका Na+, फिर ये हो गया Cl-, जो एक Na+ है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो रहा है ना, एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसकी वजह से ना यहां से एक पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना है। अगर अभी भी आप काउंट करोगे ना आपको न्यूट्रल ही मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। कैसे, चेक कर लो। आपको देखो एनायन 6 दिख रहा है, 6, 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन से, तो -6 चार्ज है। कैटायन काउंट कर लो। सोडियम देखो पहले कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 सोडियम आपको दिख रहा है, तो एक सोडियम पे प्लस है ना, तो 4 पे +4 हो जाएगा, और स्ट्रोंशियम पे +2 है, तो +4 और +2 अभी भी तो +6 हो रहा है, तो +6 - 6 बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे Na+ गायब हो गया ना, अगर वो गायब नहीं होता तो +7 हो जाता। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू मिसिंग Na+ आयन। आई होप ये आपको क्लियर रहेगा, वर्ड देख लेते हैं। यस, क्लियर है, वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू मिसिंग Na+ आयन। आई होप आपको ये समझ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग का चेंज क्या हुआ। चेंज क्या हुआ कि हम लोग ने यहाँ पे लिख देते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है और नो डाउट इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है बोर्ड्स में, सिर्फ आप लोग के लिए दैट इन, ये एक्सप्लेनेशन पार्ट में लिख देता हूँ, इन NaCl crystal 1 Na+ ion is displaced, या तो मैं वर्ड यूज करता हूं replaced by 1 Sr2+ ion. 1 Na+ ion is replaced by 1 Sr2+ ion. This causes additional increase of 1 positive charge या +1 charge. So to maintain ध्यान देना है, to maintain electrical neutrality 1 Na+ ion is missing. 1 Na+ ion is missing. आई होप ये आप लोग को समझ रहा होगा। ये एक्सप्लेनेशन पार्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कि इसमें हुआ कैसे और क्यों वो मिसिंग हुआ, और नो डाउट यहाँ पे हमको समझ ही गए, तो कुछ उतना उसको डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यस। चलिए, अगर आपको ये पार्ट क्लियर हो गया फटाक से नोट कर लेंगे, देन आगे जाएंगे हम। एंड यस, एनी डाउट रहेगा आप फटाक से आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो, हम लोग उसको ट्राई करेंगे क्लियर करने का। एंड इट इज़ वेरी इजी, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आता है डेफिनेशन विथ 1 एग्जाम्पल, दैट्स इट, उतना ही आता है और कुछ नहीं। फाइन, चलिए आगे जाएंगे। देखिए, और ये भूलना नहीं, ये हमारे पास इम्प्योरिटी का फर्स्ट एग्जाम्पल था, इम्प्योरिटी का फर्स्ट टाइप, मतलब अब ये होता है उसका सेकेंड टाइप, दैट इज योर इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल, देखिए वर्ड से क्लियर हो जा रहा है, मैं वापस बोल रहा हूँ बार बार, इंटरस्टिशियल वर्ड का एक ही मीनिंग होता है, दैट इज योर वॉइड।
राइट, वर्ड पढ़ लो आप, आपको क्लियर हो जाएगा। इन दिस डिफेक्ट द इम्प्योरिटी एटम्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेसेस दैट इज वॉइड्स ऑफ द लैटिस स्ट्रक्चर। मतलब क्या हुआ, देखो कितना इजी है कि जब हम लोगों ने बात किया किसका, पहला सब्स्टिट्यूशनल का, तो हम लोगों ने क्या बोला कि जो इम्प्योरिटी आने वाला है वो इम्प्योरिटी ना जो उस होस्ट का एक्चुअल पोजीशन है उसको हटा के खुद उसकी जगह पे बैठ रहा है, बराबर है। जो बाहर से आ रहा है वो उस मेंबर को हटा के खुद उसकी जगह पे बैठ रहा है, तो इसलिए उसको अपने बोला सब्स्टिट्यूशनल। अब इम्प्योरिटी में क्या होगा, इंटरस्टिशियल में, कि जो बाहर से आने वाला है वो पेरेंट को उसकी जगह से नहीं हटाएगा, उसकी जगह वही रहने वाला है। सिर्फ जो बाहर से इम्प्योरिटी आने वाली है वो इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाके घुस जाएगा, इसलिए उसको बोलोगे आप इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इतना इजी, देख लो एग्जांपल क्या बोला हुआ है, स्टील एक एग्जांपल है। और देखो मैं क्लियर वर्डिंग लिखी दिया है, क्या लिखा हुआ है, Fe एटम्स ऑक्यूपाई नॉर्मल लैटिस साइड्स व्हाइल कार्बन एटम्स ऑक्यूपाई वॉइड्स। देख लो कितना इजी है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ वापस से एक सिंपल क्यूब। ओके, अभी बोला क्या है, आपका जो क्रिस्टल है ना वो किस चीज का है, Fe का है, क्रिस्टल Fe का है। मतलब क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पे एवरीवेयर Fe के एटम्स होंगे। चलो मैं यहाँ पे फटाफट वाले सर्कल्स बना देता हूँ, 4। मतलब आपको यहाँ पर ही माइंड रखना है कि आपके पास ये जो डिफेक्ट है ना ये एलिमेंटल सॉलिड्स में मिलता है, राइट है। तो आपके पास यहाँ पे एवरीवेयर Fe के ही एटम्स होंगे एंड यू कैन सी कि वो जो Fe के एटम्स है ना वो अपने पोजीशन से गायब नहीं हुए, उनका जो एक्चुअल पोजीशन है ना, एक्चुअल लैटिस साइट है वो वहीं पर है। एडिशनल क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जो इम्प्योरिटी, क्योंकि स्टील का बोला ना हम लोग ने, तो जो इम्प्योरिटी है ना वो आपका है कार्बन। इम्प्योरिटी जो है वो है कार्बन, और जो कार्बन है वो ये जो वॉइड दिख रहा है ना इस वॉइड में जाके बैठता है। ध्यान दो मैं यहाँ पर दिखा था छोटा सा, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो आपका इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो आपका इम्प्योरिटी मतलब जो अननोन है वो बाहर से आया हुआ है, वो इसके देखोगे ना तो वॉइड जो है ना वहाँ पे जाके वो बैठ गया है वॉइड में, कि उसने Fe को हटाया नहीं वहाँ से। ध्यान देना है, अगर सपोज ये कार्बन Fe को उसके पोजीशन से हटा देता और खुद वहाँ जाके बैठ जाता ना, तब ये आपका वापस से बन जाता सब्स्टिट्यूशनल, राइट है। चलिए तो आप एक बार देख लो कि सब्स्टिट्यूशनल में देखोगे तो ये भी एग्जाम्पल देख लो, या तो एलॉय वाला देख लो, कि जो आपका जिंक आया बाहर से उसने कॉपर को हटा दिया और कॉपर की जगह पे जाके बैठा है वो, राइट है। तो इसको आप क्या बोल रहे हो, इसको आप बोल रहे हो सब्स्टिट्यूशनल। लेकिन यहाँ पे आप इसको बोल रहे हो इंटरस्टिशियल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना वो अपनी जगह से गायब नहीं हुआ है, अपनी जगह पे एज इट इज है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो जो इम्प्योरिटी वो बीच में आके बैठा हुआ है। अब देखो बहुत सिली पॉइंट आता है कि अगर इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटीज की बात करनी है तो जो आपका इम्प्योरिटी है उसका साइज बहुत छोटा होना जरूरी है, राइट है कि नहीं, क्योंकि गैप्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, तो जब छोटा साइज रहेगा तभी तो जा पाएगा, बड़ा साइज तो जा नहीं पाएगा। तो इसीलिए जब भी हम लोग बात करते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी की, तो जो स्मॉलर आपके एलिमेंट्स होते हैं ना, फॉर एन एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, बोरॉन्स, मतलब जो आपके सेकेंड पीरियड वाले होते हैं छोटे साइज वाले, वो आराम से यहाँ पे बैठ जाते हैं। अब उसमें उनको लिया जाता है कि जब आप कार्बन को यूज करते हैं ना एज एन इम्प्योरिटी तो उसको बोलते हो कार्बाइड, हाइड्रोजन को तो हाइड्राइड, बोरॉन को तो बोराइड, नाइट्रोजन को नाइट्राइड, ऐसा। तो आपको यूज करना रहता है स्मॉलर एलिमेंट्स, मतलब सेकेंड पीरियड वाले। हाइड्रोजन तो फर्स्ट पीरियड का हो गया, वो तो बेस्ट हो गया। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर हुआ रहेगा, फटाक से आप देख लेंगे तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड जाएंगे। यस चलिए अब आता है थर्ड टाइप पॉइंट डिफेक्ट का, थर्ड, दैट इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। याद करना एक बार फटाक से छोटा सा क्विकली, क्योंकि ये थर्ड और लास्ट टाइप है और इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा मतलब डिफरेंट इसके भी फर्दर टाइप्स है। तो ये हम लोग करेंगे तो हमारा पूरा डिफेक्ट्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं। अब देखिए पहला था स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोगों ने क्या बोला है कि जो स्टोइकियोमेट्री है वो मेंटेन रहता है, वो नहीं होता है गड़बड़, वहाँ पे एज इट इज रहेगा। सेकेंड हमने क्या बोल दिया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी में क्या बोला है कि बाहर से कोई अननोन आएगा और वो उसमें वहाँ पे जाके वो गड़बड़ करेगा, बाहर से कोई तो भी अननोन इम्प्योरिटी आने वाला है। थर्ड इसको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अब देख लो वर्ड से पहले क्लियर हो जाता है। नॉन स्टोइकियोमेट्री मतलब क्या, कि जब भी यहाँ पे डिफेक्ट आपको दिखेगा तो डिफेक्ट से होगा क्या, डिफेक्ट से आपका जो क्रिस्टल है, जो भी कंपाउंड का क्रिस्टल है, उसका जो स्टोइकियोमेट्री मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नंबर
उनके मोल्स वो डेफिनेटली कम ज़्यादा होंगे ही होंगे, डेफिनेटली। तो इसलिए उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अब इसमें देखोगे तो इसमें भी आपका इम्प्योरिटी वाला टाइप आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं इम्प्योरिटी डालता हूँ एक एलिमेंट में तो नो डाउट नंबर ऑफ एटम्स तो कम ज़्यादा होंगे ही होंगे ना। बिल्कुल पॉसिबल है कि मैं या तो एलिमेंट्स को गायब कर रहा हूँ या तो वो के एडिशनल ऐड कर रहा हूँ, होना ही है। यस, तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन काइंड टू दैट ऑफ अदर काइंड और द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ cations to anions becomes different from its chemical formula then it is called non-stoichiometric point defect। मतलब वही इसका बोल रहा है कि सपोज अगर हम लोग बात कर रहे थे कोई एक NaCl का मैंने क्रिस्टल ले लिया एग्जांपल के लिए, और वो NaCl के अगर मेरे पास क्रिस्टल में अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 1,00,000 Na है और 1,00,000 Cl है, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, तो ये तो उसका नॉर्मल केस हो गया, नॉर्मल फार्मूला के बेसिस पे। अब अगर सपोज हम लोगों ने उसमें कुछ तो किया डिफेक्ट जिसकी वजह से Na का नंबर जो 1,00,000 है ना 1,00,000 से कम ज़्यादा हो गया ऐसा, और Cl का नंबर मैंने उसको बराबर रखा ऐसा, तो अब दिख रहा है आपको कि पहले 1,00,000 थे, अब ये कम ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा सा बोलो 90,000 होगा, ये 1,00,000 हो गया, तो दिख रहा है आपको नंबर कम ज़्यादा हो गया। जो रेशियो पहले अगर 1,00,000 डिवाइड बाय 1,00,000 करेगा तो 1:1 आएगा ना रेशियो, अब देखोगे वो रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, 90,000 1,00,000 है, मतलब रेशियो गड़बड़ हो गया। यस, तो इसको आप क्या बोलोगे, वो इस पॉइंट का मीनिंग है कि जहाँ पे ना आपका जो रेशियो है ना एटम्स का वो अगर सेम नहीं है, वो डिफरेंट है, तो उसको आप बोलोगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। कि जो फॉर्मूले में आना चाहिए था NaCl बोलते तो एक Na एक Cl, अगर रेशियो 1:1 है तो 1:1 नहीं आ रहा है, गड़बड़ आ रही है, 0.9 Na रहेगा और 1 Cl, गड़बड़ हो गया ना, तो उसको आप बोलोगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। बराबर। अब देखो इसमें लिखा गया है इट अफेक्ट्स, मतलब इसके कॉन्सिक्वेंस है, इट अफेक्ट्स द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड, नो डाउट वो तो अफेक्ट होगा ही ना, क्योंकि वो तो कम ज्यादा हो ही रहा है, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट नॉट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आपको भूलना नहीं है, जो क्रिस्टल का जो शेप है स्ट्रक्चर है ना उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होता है कभी, वो हमेशा सेम रहता है। ये तो हम नॉर्मल बोलते हैं ना कि वॉल्यूम सेम ही है, क्यों, आपका जो बॉक्स है जो डब्बा है ना वो डब्बा तो अभी भी सेम ही है, वो डब्बे का कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ क्या हुआ है कि वहाँ पे जो अंदर उसके बॉल्स तुम लोग रखे थे ना, बॉल्स को या तो तुम लोगों ने कम कर दिया है या तो उसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स डाल दिए ताकि ज़्यादा उस जगह में फिट हो जाए, ऐसा, राइट है। नाउ अब इसके बाद देखेंगे इसके दो टाइप्स होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, और ये 2 टाइप है जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ना है, और टाइप्स के भी फर्दर टाइप्स हैं, देख लेते हैं क्विकली। फर्स्ट जिसको हम लोग बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, देख लो, और दूसरा मेटल एक्सेस है। वर्ड से क्लियर हो जाता है, डेफिशिएंसी वर्ड का मीनिंग ही होता है कि जहाँ पे किसी चीज़ की कमी होती है, किसी चीज़ की कमी होती है, लेस है, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी, और एक्सेस मतलब क्या, जहाँ पे वो ज़्यादा है उसको बोलेंगे एक्सेस। तो देखो वर्ड क्या है, मेटल डेफिशिएंसी मतलब क्या है कि अपने पास एक ऐसा क्रिस्टल है जहाँ पे मेटल का नंबर नॉर्मल से कम आ रहा है, तो उसको बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ऐसा कोई क्रिस्टल जहाँ पे मेटल का नंबर नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा है तो उसको बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नाइस, ये यस। चलिए अभी हम लोग मेटल डिफिशियंसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, देख लेंगे। पहले मेटल डिफिशियंसी के लिए सबसे मेन कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है कि वहाँ पे मेटल जो है ना वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेटल जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, तभी होगा वरना नहीं होगा। अब देखो इसमें होता क्या है कि आपको सिर्फ समझना है, आपको समझ गया ना, आंसर आप ओन वर्ड में ही बना के लिख दोगे, आपको फुल मार्क्स मिलता ही है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है ना, तो ध्यान देंगे। अब देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो आपका होता है निकेल ऑक्साइड, बट किसी ने ऐसा बोलना नहीं है कि आपको सिर्फ निकेल ऑक्साइड ही लेना है, आप आयरन ऑक्साइड भी ले सकते हो, क्योंकि हम लोग को मालूम है, हम लोग बोलते हैं ना डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, राइट है कि नहीं, यस। तो इसके लिए अब देखो एग्जांपल कितना इजी है, दैट सपोज हम लोग ने ले लिया यहाँ पे एक सिंपल बॉक्स, सिंपल क्यूब ले लिया, यस, और वहाँ पे हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, चलो मैं वापस दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, इसको मैं थोड़ा खाली छोड़ देता हूँ, ठीक है। निकेल ऑक्साइड है, थोड़ा सा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का बेसिक याद करो कि हमको पता है ऑक्सीजन है ना, अगर ऑक्साइड बोल रहा हूँ मैं तो ऑक्सीजन पे -2 होगा तो निकेल पे +2 ही आएगा, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, राइट है कि नहीं। मतलब क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पे निकेल +2
फिर ऑक्सीजन -2, देन अगेन निकेल +2, ऑक्सीजन -2। तो हम लोग यहाँ पे ये रखते जा रहे हैं मेंबर्स, मतलब दिस, देन निकेल +2। वेट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ। यहाँ पे चेंज क्या होगा आपको मुझे भी दिखाना है। ये अगेन -2 निकेल +2, देन अगेन यहाँ पे आ जाएगा निकेल +2 ऑक्सीजन -2, देन यहाँ पे रहेगा अगेन ऑक्सीजन -2। अब ध्यान से आपको सिर्फ समझना है कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है कि जब हम लोग निकेल ऑक्साइड की हम लोग ने बात की, निकेल ऑक्साइड के क्रिस्टल की, तो वहाँ पे निकेल +2 में एंड ऑक्सीजन -2 में था, एक आयनिक क्रिस्टल है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो निकेल है, निकेल कैन शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अल्सो, राइट है कि जो निकेल है ना वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है, ऐसा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है कि ड्यू टू दिस रीजन अगर सपोज अपने पास कोई निकेल ऑक्साइड का क्रिस्टल था जहाँ पे हम लोग ने बाहर से निकेल का +3 वाला आयन इंट्रोड्यूस कर दिया है, निकेल का +3 वाला आयन इंट्रोड्यूस कर दिया है। देन नाउ यू कैन सी यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैंने निकेल का +3 यहाँ पे डाल दिया तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट वापस से इंक्रीज हो जाएगा। LU वैलेंट इंप्योरिटी याद करो, तो क्या होगा वहाँ पे आपका जो उसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव भी तो होना चाहिए ना, और नेगेटिव को तो हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, उल्टा पॉजिटिव बढ़ा दिया है, तो न्यूट्रलिटी बैलेंस होगा नहीं। अब मैं न्यूट्रलिटी बैलेंस कैसे कर सकता हूँ कि अगर मैंने पॉजिटिव बनाया है, पॉजिटिव को बढ़ाया है, तो या तो मैं नेगेटिव को भी बढ़ाऊं, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, या तो मैं कहीं और से पॉजिटिव को कम कर दूं सो दैट कि वो बैलेंस हो जाए। ये दो ही ऑप्शन अपने पास होंगे। अब मैं नेगेटिव को नहीं बढ़ा रहा हूं क्योंकि उसको मैं चेंज वहां पे नहीं कर सकता, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे जो निकेल +2 आना चाहिए था हम लोग ने उसको यहां पर से गायब कर दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूं वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू मिसिंग निकेल +2 आयन, राइट है। यहाँ पे क्या हुआ कि अगर वहां पे आयन का एक नंबर इंक्रीज हो गया तो मुझे उसको बैलेंस करना है, तो मैंने वहां पे चेंज करना पड़ेगा। अब नो डाउट अभी आप यहाँ पे देखोगे ना तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को अपने को बैलेंस करना रहता है, वो अपना कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे ना तो हम लोग को बाय एनी वे कैसे भी करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करना है, तो मैं उतना जितना रिक्वायरमेंट है ना उतने आयन्स को वहां से गायब कर दूंगा। कि सपोज हमारे पास +6 और -6 था, राइट है। अब अगर हम लोगों ने इंक्रीज करके उसको +7 कर दिया तो कहीं से +1 हटा दो, +6 हो जाएगा, राइट है कि नहीं। बट यहाँ से मैं +2 को हटा रहा हूँ तो नो डाउट मेरा बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो मुझे कहीं से और एक इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि कहने का मीनिंग ये है कि हम लोग यहाँ पे और एक, हाँ यहाँ पे और एक निकेल +3 को ऐड कर रहे हैं सो दैट कि हमारा न्यूट्रलिटी गड़बड़ ना हो। अब अगर आप चेक करोगे ना तो जितना आपको पॉजिटिव दिख रहा है ना उतना ही नेगेटिव दिखेगा। वाई? बिकॉज हम लोग ने किया क्या, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1 बढ़ा दिया ना, निकेल +2 था अब निकेल +3 कर दिया, तो 2 प्लस चार्ज बढ़ गया, यहाँ पे एक और वहां पे एक, 2 प्लस चार्ज बढ़ गया। तो न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए ना हम लोगों ने सीधा 1 +2 को उड़ा दिया वहां से, राइट है। तो 2 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 2 डिक्रीज हो गया, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। अभी यहाँ पे जब नंबर काउंट करोगे, अब आपको ना चार्ज नहीं मेटल के नंबर काउंट करने हैं। नो डाउट यहाँ पे आपका निकेल ही मेटल है, बिल्कुल यस। तो काउंट करो जरा नंबर, आपको दिखेगा निकेल कितना है 1 2 3 4 5 ही दिखेगा ना, बोले से ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है बट निकेल तो मेटल होता है, 5 है। और ऑक्सीजन काउंट करो आपको दिखेगा वो 6। मतलब क्या कि रियलिटी में 6 निकेल एंड 6 ऑक्सीजन होने चाहिए थे, बट अब दिख रहा है कि आपके पास निकेल 5 ही बचा और ऑक्सीजन अभी भी 6 है, तो स्टोइकियोमेट्री गड़बड़ हुआ कि नहीं? यस। तो इसलिए इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, फर्स्ट थिंग। और यहाँ पे मेन क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक किस वजह से आ रहा है, वजह क्या है कि वहां पे मेटल का नंबर कम हुआ है, मेटल का नंबर कम हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब देख लो कि इसकी वजह से होता क्या है कि जो रियलिटी में निकेल का जो ऑक्साइड ये होना चाहिए था ना NiO, मतलब 1:1,
अब वो चेंज होके कन्वर्ट किस में हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है निकेल 0.97, ऑक्सीजन 1.0। दिख रहा है, मतलब सर्टेन नंबर कम हुआ है ना, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा गायब कर दिया हम लोग ने। तो दिख रहा है आपको स्टोइकियोमेट्रिक गड़बड़ हो गया कि यहाँ पे था 1:1, यहाँ पे दिख रहा है 0.97:1 है वो। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं आप, इसको बोल रहे हो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आई होप आपको ये ब्रेन में गया होगा, फटाफट एक देख लोगे इसको क्विकली। फाइन, खाली आपको एग्जांपल माइंड में रखना है, एंड ये वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ इसको फिट रखना है। एंड नो डाउट किसी ने बोला नहीं यही एग्जांपल लेना है, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ FeO ऑल्सो, कि वहां पे आप क्या कर सकते हो। देखो मैं आप लिख देता हूं अनदर एग्जांपल FeO, तो आपको मालूम है वापस सेम थिंग कि यहाँ पे ना ऑक्सीजन -2 में और Fe+2 में होगा। इफ इन दिस क्रिस्टल हम लोग एडिशन करते हैं Fe+3 का, कोई Fe का +3 भी पॉसिबल होता है ना, बिल्कुल होता है। तो जब हम Fe का +3 इंट्रोड्यूस करेंगे तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने की वजह से क्या होगा कि हम लोग को +2 कहीं से हटाना पड़ जाएगा, मतलब पूरा यही केस होगा। इन प्लेस ऑफ Na आप रख दोगे Fe, तो आपका वो बन जाएगा क्या, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ रहेगा, ठीक है। खाली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट करके कि आपको वो वर्ड माइंड में रहे, उसकी वजह से तो प्रॉब्लम हो रहा है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी must be maintained, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होना ही चाहिए। वो पहले भी न्यूट्रल था, तो अगर आप उसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो भी न्यूट्रल ही रहना चाहिए, ये इसका मेन रीजन था। आई होप आपको क्लियर रहेगा। चलिए अब आगे जाएंगे, दैट इज योर मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ना, वर्ड से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे होने वाला क्या है कि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, बट किस वे में डिस्टर्ब होगा कि यहाँ पे मेटल का नंबर एक्चुअल से ज़्यादा आपको दिखेगा, एक्चुअल से ज़्यादा आपको दिखेगा, इसलिए इसको बोलोगे आप मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। अब इसमें भी ना जो एग्जांपल है ना उसको हम लोग दो पार्ट में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। दो पार्ट में कैसे कैटेगराइज करते हैं कि देखो अगर हम लोग को मेटल का नंबर बढ़ाना है ना तो हम लोग दो वे से कर सकते हैं ना। एक वे क्या करता है, सीधा सीधा मेटल को ऐड कर दो, एक वे क्या बोलता है सीधा सीधा मेटल को ऐड कर दो तो बढ़ी जाएगा नंबर। दूसरा वे क्या बोलता है कि जो नॉन मेटल है ना उसका नंबर कम कर दो, कि सपोज आपके पास 6 पहले मेटल थे, 6 मेटल 6 नॉन मेटल्स, आपने एक मेटल ऐड कर दिया तब 7 मेटल 6 नॉन मेटल हो गया, नंबर बढ़ गया, करेक्ट है। दूसरा मेथड क्या बोलता है कि जब 6 था अब इसका नंबर कम कर दो, इसको 5 कर दो, तो आपको देखो 5 और 6 दिखेगा, तो अब 5 के रिस्पेक्ट में 6 ज्यादा हो गया ना, यस, तो उसको भी आप बोलोगे मेटल एक्सेस इफेक्ट। यही दो अपने पास यहाँ पे केस है कि हम लोग करने वाले क्या है, हम लोग चेंज करने वाले हैं नंबर, हम लोग चेंज करने वाले हैं नंबर वहां पर से, कि हम लोग मेटल का नंबर ना कैसे करेंगे। फर्स्ट में एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे और डायरेक्टली मैं लिख देता हूं इसका फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप क्या होगा कि जहां पे हम लोग ना बाय एडिंग या बाय एडिशन ऑफ, बाय एडिंग मेटल एटम और आयन, राइट, बाय एडिंग मेटल एटम और आयन, ओके। चलिए देखते कैसे होता है। अब इसके लिए भी सबसे बेस्ट आपका एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल आपका है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। अब देखिए कितना इजी है, आपको करना क्या है, सिर्फ आपको एग्जांपल समझना है, आपका बस आंसर वहीं पे खत्म हो जाएगा कि हम लोग ने ले लिया एक आपका सिंपल क्रिस्टल, ओके। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है जिंक ऑक्साइड, तो नो डाउट आपको पता है कि यहाँ पे जिंक +2 और ऑक्सीजन -2 के, जिंक +2 एंड ऑक्सीजन -2 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते जरा सा, यहाँ पे जिंक रहेगा +2, ऑक्सीजन रहेगा -2। चलिए अब यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं, ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स है 1 2 3 4, वापस से सेम थिंग। अब देखिए आपको सिर्फ यहाँ पे नोट क्या करना है वो आपको देखना है कि यहाँ पे हमारे पास था जिंक +2 ऑक्सीजन -2,
सेम चीज वापस से मैं लिख देता हूँ। हाँ, जस्ट अ सेकेंड, चलो ध्यान देंगे। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, हम लोग को इसके अंदर अगर सपोज डायरेक्टली हम लोग एडिशनल जिंक एटम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एडिशनल जिंक एटम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो नाउ यू कैन सी, अगर आप काउंट करोगे ना तो देखोगे 6 प्रीवियस केस में, मतलब व्हाइट वाले को छोड़ दो, तो प्रीवियस केस में 6 Zn और 6 ऑक्सीजन थे, बैलेंस द रेशियो, यस 1:1। अब बाद में देखोगे तो एक जिंक एक्स्ट्रा हो गया, मतलब जिंक 7 हो गया, मतलब हमने किया क्या, हमने बाहर से जिंक को सीधा ऐड कर दिया। तो अब नो डाउट आप बोलोगे कि अब उसका रेशियो तो गड़बड़ हो गया ना, जिंक का ज्यादा हो गया नंबर, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ना एक्चुअल से चेंज कैसे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जिंक 1 + x ऑक्सीजन। अब 1 + x लिखने का मतलब क्या है, x वहां पे होता है कि आपने कितना एडिशनल वहां पे जिंक एटम को ऐड किया हुआ है। जैसे यहाँ पे तो मैंने एक दिखाया ना, अब मैं पूरे क्रिस्टल की बात कर रहा हूं, तो एटॉमिक लेवल पे तो आप लाखों ऐड करने वाले हो, ऐसा आप एडोस नंबर भूलना नहीं ना इसके लिए। तो जितना आप ऐड करोगे ना वो आपका x का वैल्यू हो जाएगा। इसको आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, राइट है। सेकेंड टाइप, अब सेकेंड टाइप थोड़ा है ना वो इंटरेस्टिंग है, जरा वो यहाँ पे ध्यान देंगे। वेट, सेकेंड टाइप तो अभी हम नहीं आएगा, इसका ही दूसरा एक एग्जांपल भी है कि बाय एडिंग, हमने देखो क्या लिखा है, बाय एडिंग मेटल एटम और आयन, है ना, दोनों लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे तो हम लोग ने मेटल के एटम को ऐड किया, मेटल के एटम को ऐड किया। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि जब मैं मेटल के आयन को ऐड करूंगा, अब वो कैसे होता है, थोड़ा एग्जांपल समझ लो कि बेसिकली ना हम लोग करते क्या है, हम लोग जो जिंक ऑक्साइड जो सॉलिड होता है ना उसको हम लोग हीट करते हैं, उसको हम लोग हीट करते हैं। तो जब हीट करेंगे ना देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पर Zn जो होगा ना वो +2 बनेगा, ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ O2 गैस रिलीज हो जाएगा एंड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा ये यहाँ पे इसका रिएक्शन होता है। ध्यान से देखेंगे समझेंगे कि यहाँ पे हुआ क्या, जिंक ऑक्साइड को जब हमने हीट किया तो हुआ क्या, Zn और ऑक्सीजन का जो बीच का आयनिक फोर्स जो था ना वो हम लोगों ने ब्रेक किया, तो Zn +2 के फॉर्म में दिखेगा, ऑक्सीजन नो डाउट सिंगल ऑक्सीजन है ना, तो इसमें हमने हाफ O2 लिखा हुआ है, हाफ O2 मतलब 1 ही हो जाएगा, तो वो ऑक्सीजन जो है ना वो गैसेस डायटोमिक गैस है ना, गैस के फॉर्म में बढ़ के उड़ जाएगा वो, वहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये जो हमको मिला, ये जो हमको मिला मतलब क्या, Zn2+ एंड इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम ऐड करने वाले हैं, देख लो कैसे, मैं यहाँ पे दूसरा शॉर्ट में दिखा देता हूँ। ये हमारा वापस से हो गया क्या, क्रिस्टल। अब यहाँ पर ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे आपके पास ना ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे ही रहेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे वापस से नो नीड टू शो, ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। एडिशनल क्या होगा, अब आपको उसको फोकस करना है। एडिशनल क्या होने वाला है कि यहाँ पे जैसे मैंने सिर्फ जिंक के एटम को इंट्रोड्यूस किया था, और आपको भूलना नहीं है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है ना उतना ही निगेटिव चार्ज है, क्योंकि जिंक तो मैंने एटॉमिक फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया ना, और एटॉमिक फॉर्म में इंट्रोड्यूस करने से उसके चार्ज पे तो गड़बड़ होगा नहीं कुछ। अब यहाँ पे हम लोग Zn+2 को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, Zn+2 को। अब नो डाउट अगर Zn+2 को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप बोलोगे 2 चार्ज इंक्रीज होगा पॉजिटिव, बिल्कुल होगा ना, बट न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करना ही है, तो कैसे मेंटेन करेंगे, मेंटेन करने के लिए हम लोग ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना इसको भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, ऐसे दिख रहा है। तो जितना प्लस चार्ज आप लोग ने ऐड किया उतना ही माइनस चार्ज भी ऐड कर दिया, तो अभी भी आपका जो न्यूट्रलिटी है वो तो मेंटेन ही रहेगा, यस। तो इसको ही आप बोलोगे क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, कि यहाँ पे हाँ जिंक का नंबर तो बढ़ेगा ही ना, बिल्कुल बढ़ेगा। चाहिए मैं शॉर्ट में फटाफट लिख देता हूँ वापस से, ये Zn ऑक्सीजन कि जो ये पार्ट है ना ये तो ऑलरेडी पढ़ा ही था, वो कहीं जाएगा नहीं, करेक्ट। सिर्फ आई थिंक आपको दोनों एग्जांपल मुझे बताना क्या वो समझा होगा कि वहां पे हम लोग सीधा सीधा जिंक के एटम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जिंक के आयन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर वो आयन को इंट्रोड्यूस करेंगे ना तो न्यूट्रलिटी गड़बड़ हो जाएगी, और उसको मेंटेन रखने के लिए हम लोग उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दैट कि जो 2 प्लस बढ़ा तो उसके साथ 2 माइनस भी आ गया तो वो न्यूट्रल वापस से हो जाएगा। बट भूलोगे नहीं कि अभी जिंक का जो एलिमेंट है जिंक वो तो बढ़ गया ना, जिंक देखो 7 दिख रहा है अभी आपको,
यस, तो इसको आप बोलोगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एंड यही रीजन होता है, केयरफुल सुना है कि ये तो थोड़ा आपके इंटरेस्ट का पॉइंट हो जाता है, कि जो जिंक ऑक्साइड है जब उसको आप हीट करोगे ना, जब उसको हीट करोगे तो नॉर्मली जिंक ऑक्साइड का कलर होता था व्हाइट, लेकिन जब उसको हीट करोगे ना उसका कलर चेंज होकर येलो बन जाता है। तो व्हाइट से येलो क्यों बन रहा है, और कूल करोगे वापस से व्हाइट बन जाएगा। तो रीजन इज कि जब जिंक ऑक्साइड था ना वो परफेक्टली बैलेंस था। नॉर्मली जिंक ऑक्साइड मतलब इसको छोड़ दो तो परफेक्टली बैलेंस था, लेकिन जब उसको आपने हीट किया तो हीट करने में क्या हुआ कि वहां पे ना Zn+2 के आयंस उसमें इंट्रोड्यूस हो गए और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस हो गए, इलेक्ट्रॉन्स। तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स है ना यही रिस्पॉन्सिबल है कि वो ना उनका ट्रांजिशन होने लग जाता है। आप हीट कर रहे हो ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो जब एनर्जी रिलीज हुआ, अगर वो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल रेंज में आ गया ना तो आपको उसका कलर दिखता है, तो वो येलो कलर का दिखता है आपको। और ये रीजन है कि आपका जो जिंक ऑक्साइड है उसको हीट करने पे वो येलो कलर में कन्वर्ट, येलो कलर का उसका दिखने लग जाता है। बट अगेन कूल करोगे वापस से आपका ये व्हाइट कलर बन जाएगा। वेट, व्हाइट है तो व्हाइट से लिखते हैं ना, व्हाइट। और जब हीट करोगे तो वो आपका येलो कलर बनने लग जाता है। और मेन पॉइंट क्या है, जो एंट्रेंस का क्वेश्चन था कि येलो कलर क्यों आता है, रीजन क्या है, तो रीजन वाज because of this electrons, those electrons can absorb the heat energy and show the transition. आई होप आपको ये ब्रेन में गया रहेगा। फाइन, तो ये आपका फर्स्ट केस था, दैट इज बाय एडिंग मेटल एटम और आयन। क्या मैंने बोला ना, मेटल का नंबर बढ़ाना है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो मेटल को ऐड कर दो या तो सेकंड क्या है, नॉन मेटल को कम कर दो। वेरी गुड, देखो वही हम लोग करने वाले, सेकंड लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। सेकंड क्या होगा, बाय एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी। एंड यस, ये जो एनायन वैकेंसी है ना इसका एकदम स्पेसिफिक एक नाम भी है जो कि बहुत ही अनकॉमन है। अनकॉमन क्यों बोल रहा हूं कि आपने सुना ही नहीं होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर भी बोलते हैं इसको, और इसको हम लोग कलर्ड सेंटर भी बोलते हैं। एफ सेंटर यहां पे मैं लिख देता हूं, और कलर्ड सेंटर ये इसको बोलते हैं। अब नो डाउट ये देखोगे तो अभी तो कुछ अतरंगी ही नाम आ गया, कह रहे ये तो कभी सुना ही नहीं हम लोग ने। बिल्कुल, तभी तो इंटरेस्टिंग है। और यही लास्ट टाइप भी आपका है कि जो मेटल एक्सेस है ना ये आपका लास्ट है, और इसके में भी इसके सेकंड टाइप, मतलब फर्स्ट टाइप की बात करेंगे सेकंड टाइप की बात करेंगे। ओके, जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हम लोग ने एक टाइप ऑलरेडी पढ़ लिया था, दैट इज बाय इंक्रीजिंग द मेटल एटम और आयन। राइट है, हम लोग ने यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इन द फर्स्ट केस हम लोग ने डायरेक्टली मेटल एटम को सीधा ऐड कर दिया था उसमें, दैट इज जिंक। सेकेंड केस में उसका आयन ऐड कर रहे हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट इन बोथ द केसेस द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द मेटल वो हमेशा मेंटेन रहता है, दैट मीन्स अभी भी क्रिस्टल न्यूट्रल ही रहता है। नाउ द सेकंड इज बाय एनायन वैकेंसी। ध्यान रखना है आपको कि हमें करना क्या है, हमें मेटल का क्वांटिटी और नंबर इंक्रीज करना है। अब देखिए हम लोग ने एक में सीधा मेटल को ऐड कर दिए, सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेटल को सेम रख के अगर हम लोग नॉन मेटल को कम कर दें, नॉन मेटल को कम कर दें, सो डेफिनेटली उसके रिस्पेक्ट में मेटल का नंबर तो ज्यादा ही लगेगा। एम आई राइट? यस। चलिए अब जरा यहाँ पे हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। सी फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दिस एनायन वैकेंसी। आपको समझ में आ ही है एनायन वैकेंसी क्यों, क्योंकि हम लोग एनायन का नंबर कम करने वाले हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफ सेंटर और कलर्ड सेंटर। अब ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको यहाँ पे बोर्ड्स में भी क्या माइंड में रखना रहता है, दैट ड्यू टू दिस एनायन वैकेंसी व्हाट हैपेंस कि जो आपका क्रिस्टल रियलिटी में जो कलरलेस था ना वो बाद में कलर्ड बन जाता है। नॉर्मली जो आपका क्रिस्टल कलरलेस होना चाहिए था वो कलर्ड बन जाता है बिकॉज ऑफ दिस इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आई होप आपको ये समझा रहेगा। चलिए देखते कैसे हम अभी यहाँ पे हम लोग करते क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिखाया हुआ है, दैट इज योर NaCl क्रिस्टल। ओके, अब NaCl क्रिस्टल में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, दैट हमारे पास अगर NaCl की बात करते हैं, सो दैट्स फॉर श्योर यू ऑल नो कि इसमें हमारे पास Na+ एंड Cl- आयन रहेंगे। एम आई राइट? यस। तो देखिए ये नेगेटिव वाले आपके सब Cl- है एंड पॉजिटिव वाले Na+ होंगे। फाइन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या माइंड में रखना है कि
हम लोग यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए एक जो मैंने बीच में दिखाया हुआ है ना, यहाँ पे आपके पास है इलेक्ट्रॉन, वहां पे Cl माइनस नहीं है। इनफैक्ट क्या हुआ है कि वो Cl माइनस ना अपने प्लेस से गायब हो गया है एंड रादर उस जगह पे आया हुआ है इलेक्ट्रॉन। और वो कैसे आता है मैं जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट राइट नाउ यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि हम लोग यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है कि Cl माइनस एक गायब है वहां पे और उसके प्लेस पे इलेक्ट्रॉन आया हुआ है। तो नो डाउट जो Cl माइनस का चार्ज था 1 माइनस, वही तो इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज हो जाएगा 1 माइनस। तो मतलब चार्ज को बैलेंस का काम करने का काम उसने कर दिया है। बट द पॉइंट इज कि यहां पे देखोगे एक Cl तो कम हो गया ना। अब अगर आप चेक करोगे देन यू विल फाइंड कि आपको नेगेटिव आयन ना टोटल 5 दिखेंगे। आई एम सेइंग नेगेटिव आयन, चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन का भी तो चार्ज है ना। नेगेटिव आयन आपको दिखेगा 5, 1 2 3 4 सॉरी 5 नहीं 7 दिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 7 है। बट अगर आप ये पॉजिटिव वाले देखोगे तो आपको 8 दिखेंगे। यू कैन काउंट, आपको 8 दिखेंगे। 8 दिख रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट कि अभी 7 Cl माइनस के रिस्पेक्ट में 8 Na प्लस है। सो डेफिनेटली Na प्लस का नंबर ज्यादा हो गया, यस, इसलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। बट यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे हम लोग ने मेटल को तो कुछ किया ही नहीं। मेटल ना एक्चुअली में 8 ही था पहले, मेटल के आयन Na प्लस पहले भी 8 था, अभी भी 8 ही है। चेंज क्या हुआ है? चेंज हुआ है कि पहले में Cl माइनस भी 8 थे, 8 Na प्लस 8 Cl माइनस। बट सेकेंड केस में क्या हो गया कि एक Cl माइनस हम लोग ने कम कर दिया। अब कम कर रहे तो उसके रिस्पेक्ट में हमको ज्यादा दिख रहा है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। अब देखते हैं कि रियलिटी में होता कैसे है। ये रियलिटी में होता कैसे है, ध्यान देंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि व्हेन यू टेक द NaCl क्रिस्टल, ओके, आपने NaCl का क्रिस्टल ले लिया है। अभी इसको ना आप हीट कर रहे हो इन सोडियम वेपर, ओके, इन सोडियम वेपर। मैं यहां पे लिख देता हूं सोडियम वेपर। इसको आप सोडियम के वेपर्स में आप हीट कर रहे हो। तो जब हम लोग उसको सोडियम के वेपर्स में हीट करते हैं तो होता क्या है कि कुछ सोडियम के एटम्स वो ना सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं। अब देखेंगे कैसे। नो डाउट सेम वही वाला डायग्राम है, मैं वापस से यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, बट थोड़ा सा शॉर्ट में ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज योर एनी सिंपल क्रिस्टल। हम लोग इमेजिन करें हम लोग ने क्यूब ले लिया है, फाइन। नाउ हियर हमारे पास क्या होगा, नो डाउट Na प्लस एंड Cl माइनस होंगे। चलो मैं दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव आयन, देन नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, ऐसा सिंपल आपको माइंड में रखना है, ओके। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, दैट दिस इज योर NaCl का क्रिस्टल। तो इसमें डेफिनेटली आपके पास Na प्लस एंड Cl माइनस है। नाउ सिंस वी आर हीटिंग दिस क्रिस्टल इन Na वेपर, सोडियम के वेपर, तो होता क्या है, ये जो सोडियम के एटम्स है ना, ये इसके सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाता है। सोडियम के एटम उसके सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको उसके वेपर्स में ही, मतलब पूरा सोडियम का ऐसा एनवायरनमेंट है, पूरा वेपर्स फॉर्म में है और उसमें हमारा सॉल्ट है, उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, राइट है। तो क्या होगा, सरफेस पे Na आ गया। अभी देखिए होता क्या है, यहाँ पे प्रोसेस आपको थोड़ा समझना है, बिकॉज वंस यू गेट द प्रोसेस देन यू कैन राइट बाय योर ओन वर्ड ऑल्सो। आप उसको आराम से लिख सकते हैं। देखिए कैसे कि क्या होता है, ये जो Na आ गया अभी सरफेस पे आ गया है। होता क्या है कि ये जो Na है, Na अब ये क्या करता है, फोर्स करता है कि अंदर के ना कोई Cl माइनस, बिकॉज सोडियम है तो उसको क्लोरीन तो चाहिए रहेगा, कोई Cl को ना वो अंदर से बाहर निकालने को ट्राई करता है। तो होता क्या है कि इसमें अंदर से कोई तो भी Cl मतलब माइनस है, वो सरफेस पे आके डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं कि अंदर से, क्रिस्टल के अंदर से जो Cl माइनस है वो बाहर निकल के सरफेस पे चला जा रहा है, फाइन। तो देखोगे क्या होगा, ये Cl माइनस निकल के यहाँ पे सरफेस पे आ जाएगा ऐसा, राइट है। सो अब नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे हम लोग ने सोडियम को एटॉमिक फॉर्म में लिया हुआ है, राइट है, मतलब ये सोडियम का एटम है और यहाँ पे Cl माइनस है, तो अब एक न्यूट्रल नेगेटिव से अटैच तो हो नहीं सकता, राइट है कि नहीं, यस। तो होता क्या है, ये जो Cl माइनस है जब इसको अटैच होना होगा तो सोडियम ना क्या करेगा, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। मीन्स व्हाट, ये जो सोडियम है, अब इस प्रोसेस को जरा मैं यहां पर से दिखाता हूं कि ये जो सोडियम है ये अपने में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के Na प्लस बना देगा, राइट है। और मैं यहां पे लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन, बोलना नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम में से बाहर निकला हुआ है। एंड नो डाउट Cl माइनस तो अभी भी पड़ा ही था अपने पास, राइट है कि नहीं। नाउ दिस Na प्लस एंड Cl माइनस,
नाउ दे कैन कंबाइन, अब ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं बिकॉज यू कैन सी ना वी हैव अपोजिट चार्ज एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, राइट है। तो ये Na प्लस एंड Cl माइनस कंबाइन होके वापस से बना देते हैं NaCl। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे ना जो हाँ कि यहाँ पे जो NaCl है ना, अब वो आपके सरफेस भले Na और Cl माइनस के फॉर्म में था, अब वो NaCl बन के सरफेस पे उसका डिपॉजिट है। आई होप आपको इतना प्रोसेस समझा होगा कि हम लोग को सरफेस की बात करनी नहीं है रियलिटी में, बट हम लोग बता रहे हैं कि Cl निकला क्यों, पहला ये पॉइंट। सेकेंड थिंग, Cl निकलने के बाद भी आपका क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है। देखिए कैसे कि हम लोगों ने क्या बोला, यहां से Cl माइनस निकल के सरफेस पे आ गया, राइट है। नाउ अगर ये एक माइनस को मैं आउट कर देता हूं, एक माइनस को मैं आउट कर देता हूं, तो डेफिनेटली आपको दिखेगा क्रिस्टल में फिर तो पॉजिटिव आयन बढ़ जाएगा ना, राइट है। और पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है तो आपका क्रिस्टल न्यूट्रल नहीं रहेगा। बट येस, हमें हमारा मेन पॉइंट क्या है कि हमें क्रिस्टल को न्यूट्रल ही रखना है, दैट इज आवर स्टार्टिंग मेन पॉइंट। तो देखिए होता क्या है वहां पे कि अगर न्यूट्रलिटी को अगर बैलेंस रखना है देन व्हाट हैपेंस कि हमें मालूम है कि जो यहाँ पे प्रोसेस में जो Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया टू फॉर्म द Na प्लस, यही इलेक्ट्रॉन जो है ना अब ये आ जाता है अंदर, ऐसा। सो लेट मी शो इन दिस वे, यही इलेक्ट्रॉन है ना ये अंदर आ जाता है जस्ट टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और बाकी के एज इट इज। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एंड नाउ दिस इज हाउ यू आर मेकिंग द क्रिस्टल एज मेटल एक्सेस, बिकॉज हम लोग क्या दिख रहा है कि क्रिस्टल के अंदर से Cl बाहर निकल गया, सरफेस पे आ गया ना, नो डाउट सरफेस पे आ गया। हम लोग को क्रिस्टल की बात करनी है, तो क्रिस्टल के अंदर से Cl बाहर निकल गया है, बट इलेक्ट्रिकली अभी भी न्यूट्रल है बिकॉज इलेक्ट्रॉन ने उस चार्ज को सेटिस्फाई करने का काम कर दिया है। एंड इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एनायन वैकेंसी, क्योंकि एनायन का नंबर कम हुआ है। नाउ द मेन पॉइंट इज कि वाई कलर्ड सेंटर, एफ सेंटर्ड, एफ बेसिकली लैटिन वर्ड है, उसको कलर से रिप्रेजेंट किया गया था। तो कलर्ड सेंटर्ड क्यों, बिकॉज यू कैन सी इन दिस क्रिस्टल वी हैव दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़ा हुआ है एक। So this electron can easily absorb the electromagnetic radiation, right है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो आराम से वो एक्साइटेशन रिलैक्सेशन प्रोसेस कर सकता है। एंड ड्यू टू दिस रिलैक्सेशन एंड एक्साइटेशन प्रोसेस, जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो उसको एमिट करता है, एंड इफ इट फॉल्स अंडर विजिबल रीजन तो आपको वो कलर्ड दिखता है। एंड यस, इन दिस केस वो विजिबल रीजन में ही आता है। एंड दैट इज वाई कि जो आपका NaCl रियलिटी में जो आपका व्हाइट कलर का था ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये रियलिटी में था व्हाइट कलर का। ड्यू टू दिस एनायन वैकेंसी, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स येलो कलर्ड, वो येलो कलर का बन जाता है। नो डाउट आपको दिखाने के टाइम पे अगेन ये NaCl ही रहेगा, राइट है। बट यू हैव टू रिमेंबर कि इसके अंदर हमारे पास एक ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और वही है जो उसको कलर इम्पार्ट कर रहा है। आई होप आपको ये समझा होगा। नाउ जस्ट लेट मी, आपको इसको फटाक से देख लेना है, बिकॉज सी इन राइटिंग ना आपको सिर्फ शॉर्ट में लिखना रहता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा क्या लिखना रहता है। देखिए मैं शॉर्ट में लिख के आपको दिखा देता हूँ। सिंस NaCl crystal is heated in sodium vapor, Cl minus ion diffuses on the surface. Wait, color change हो गया, अरे again वही, diffuses on the surface. Therefore, sodium atom loses an electron which enters in the crystal, which enters in the crystal, and due to this, ये आपका मेन फाइनल आंसर हो गया, due to this the crystal
becomes colored. आई होप आपको ये समझा होगा. ओनली दिस मच यू हैव टू शो. इतना आप लिखेंगे और छोटा सा ये डायग्रामेटिक बना के दिखा देंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स डायरेक्टली. अब नो डाउट इसमें आपका ना बोर्ड्स का भी कवर्ड हो गया है एज वेल एज एंट्रेंस का भी कवर्ड हो गया है कि कलर था तो कलर क्यों था, what was the reason. So reason was this electron because it can easily absorb and emit the electromagnetic radiation. अब देखोगे इसकी वजह से ना जो आपका स्टोइकियोमेट्री है ना, बिकॉज हम लोग को ध्यान में रखना है ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, राइट. तो स्टोइकियोमेट्री चेंज कैसे हो जाता है कि जो आपका इनिशियली NaCl था ना, दैट नाउ बिकम्स Na1 + x Cl1 + 1.0 ऐसा. नो डाउट अब यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि अरे x ऐड कैसे हो गया. हम लोग x ऐड नहीं किया हुआ है, हम लोग Cl के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि Cl के रिस्पेक्ट में जो सोडियम का नंबर है ना वो एक्स्ट्रा है, बिकॉज रियलिटी में सोडियम का नंबर चेंज हुआ ही नहीं है. चेंज क्या हुआ है, Cl का नंबर कम हुआ है. आइदर यू कैन राइट इन दिस वे और यू कैन राइट Na1 एंड Cl1 - x आप लिख सकते हो, 1 - x. लेट मी राइट हियर और Na1 Cl1 - x. This also you can write because we definitely know हम लोग ने चेंज क्या किया, हम लोग ने Cl का नंबर कम किया है. Cl के कुछ एटम्स निकल के बाहर सरफेस पे चले गए ना, तो उसकी वजह से उसमें क्या होगा, उसका नंबर कम हो गया. आई होप आपको इतना क्लियर हुआ रहेगा. यहाँ पे हमारे पूरे के पूरे इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं. फाइन. अब हमारा लास्ट 2 टॉपिक्स बच जाते हैं. एक होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं बैंड थ्योरी, जिसमें हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की. एंड नेक्स्ट हम लोग का लास्ट पॉइंट होता है जिसमें हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का. ये 2 बचा रहेगा, हमारा पूरा सॉलिड सेट कंप्लीट हो जाएगा. क्विकली हम लोग वो भी देख लेंगे और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के. फाइन.